दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। युवा मास्टर विनोद, ये कौन है? चेन कियाओ की बात सुनकर जियांग यू ने शिवम की ओर अरुचिकर भाव से देखते हुए पूछा। उनकी पहचान देखकर लगता था कि शिवम विनोद का कोई चाकर लग रहा था। वह शायद विनोद लिन के समूह के किसी छोटे शेयरधारक का बेटा था या फिर उनका कोई कलाकार। ओह, वह मेरा एक दोस्त है। उसका नाम शिवम है। युवा मास्टर जियांग, आपने उसके बारे में जरूर सुना होगा। विनोद जियांग यू की आंखों में दुश्मनी के भाव से अनजान लग रहा था। शिवम, ये युवा मास्टर जियांग यू हैं, हुआयू के अध्यक्ष श्री जियांग लिंगयू के बेटे। नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। शिवम ने उस विशिष्ट औपचारिक सामाजिक अंदाज में कहा। वास्तव में उसने पहले कभी जियांग यू के बारे में नहीं सुना था। उसने ये नाम अपने रूममेट अंकित से सीखा था। अंकित को एक महिला सेलिब्रिटी बहुत पसंद थी और कुछ समय पहले ही जियांग यू ने न सिर्फ उसके साथ अपने रिश्ते का ऐलान किया, बल्कि जल्दी से अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया और शादी भी कर ली। इस तथाकथित जिंदगी भर के दुश्मन ने अंकित को जियांग यू से नफरत से भर दिया और इसी तरह शिवम को उसके बारे में पता चला। मैंने भी मिस्टर शिवम के बारे में पहली बार सुना है। जियांग यू ने अपना हाथ भी नहीं बढ़ाया, जिससे शिवम का हाथ हवा में लटक गया, जो किसी को सामाजिक मेलजोल में सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है। इससे पहले चेन कियाओ ने शिवम की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। शिवम ने कहा था कि अगर जियांग लिंगयू को बुलाया भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जियांग यू को ये बात ऐसे लगी जैसे शिवम को जियांग लिंगयू की कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे माहौल में जियांग यू दोस्ताना चेहरा कैसे दिखा सकती थी? उस जमाने में बहुत कम लोग ऐसे थे जो ऑनलाइन नहीं थे। स्वाभाविक रूप से जियांग यू शिवम के बारे में जानता था। हालांकि विनोद बार बार ट्वीट करता था कि शिवम कितना अमीर है, ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि शायद उसकी निजी संपत्ति विनोद से ज्यादा होगी, और यह कभी नहीं सोचते थे कि विनोद लिन की संपत्ति भी शिवम के आसपास भी नहीं होगी। भारत की अमीरों की सूची कई सालों से स्थिर थी, ज्यादा से ज्यादा मामूली उतार चढ़ाव के साथ। हुआयू के भावी उत्तराधिकारी के रूप में शिवम जैसे व्यक्ति को जियांग यू गंभीरता से नहीं लेते थे। इसके विपरीत विनोद लिन के उत्तराधिकारी विनोद अपने परिवार के विशाल व्यवसाय के कारण उनके ध्यान के योग्य थे। यही वह सफेद बालों वाला आदमी है जिसकी कार मैंने तोड़ दी थी, शिवम ने विनोद से फुसफुसाते हुए कहा। शायद उस चाटुकार ने कुछ बड़ा चढ़ाकर कहा होगा और अब वह मुझे परेशान करने आया है। युवा गुरु जियांग, मुझे लगता है कि आपके और मेरे दोस्त के बीच कोई गलतफहमी हो सकती है। विनोद का जियांग यू से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। मनोरंजन जगत में यह एक बड़ी सभा थी और उस जगत के युवराज होने के नाते जियांग यू का काफी प्रभाव था। कम से कम आज तो ये जगह उनकी पहुंच में थी। विनोद, हम सब अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं। जियांग यू ने विनोद से बात करते हुए अपना लहजा बदला। चेन कियाओ के पिता हमारे हुआयू के शेयरधारक हैं। आपके दोस्त का चेन कियाओ की कार तोड़ना हुआयू के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो युवा गुरु जियांग क्या करने की योजना बना रहे हैं? विनोद का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया था। जियांग यू लगभग उनकी ही उम्र के थे, लेकिन उन्होंने कहीं ज्यादा प्रभावशाली परिणाम हासिल किए थे। स्वाभाविक रूप से विनोद व्यापार में उनसे प्रतिस्पर्धा करने से नहीं डरते थे। हालांकि संबंधों और रिश्तों के मामले में वह निश्चित रूप से जियांग यू की बराबरी नहीं कर सकते थे। अगर संघर्ष टाला जा सकता था तो उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा होगा, भले ही शिवम को थोड़ा नुकसान उठाना पड़े। हम यही करेंगे। आपके सम्मान में उसे चेन कियाओ से माफी मांगने और कार की मरम्मत का खर्चा उठाने के लिए कहें और चलो मामला बराबर कर लेते हैं। हम एक नया दोस्त भी बना सकते हैं। आपकी क्या राय है? पहली नजर में जियांग यू को लगा कि शिवम के साथ उसके रिश्ते में विनोद का दबदबा है, इसलिए उसका लहजा विनोद से बातचीत करने जैसा था, शिवम के रवैये और विचारों पर ध्यान दिए बिना। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है? विनोद ने एक बार फिर पूछा। जियांग यू ने सीधे सिर हिलाया। उसके पीछे चेन कियाओ के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था, मानो उसे पहले से ही जीत का यकीन हो। छोड़ो भी, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, विनोद ने ऐसा जवाब दिया जिसने जियांग यू को चौंका दिया। उसने उम्मीद की थी कि विनोद या तो सहमत होगा या असहमत। शामिल न होने का क्या मतलब था? तुम अपने आदमी को खुद नहीं संभाल पाओगे? जियांग यू ने सीधे पूछा।
वह मेरा आदमी नहीं है। शिवम ने विनोद के कंधे पर थपथपाया, उसे इशारा करते हुए कि दखल देने की जरूरत नहीं है। विनोद पहले ही अपनी पूरी शान दिखा चुका था, लेकिन जियांग यू को ये पसंद नहीं आया, इसलिए शिवम ने खुद ही मामला संभालने का फैसला किया। पार्किंग में गति सीमा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपके पीछे चेन कियाओ नाम का वह आदमी उस सीमा से कहीं ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा था। उसी ने मेरी कार को टक्कर मारी थी, किसी और ने नहीं। दूसरी बात, मैंने उसे चेतावनी दी थी, माफी मांगो और मुआवजा दो तो मैं भूल जाऊंगा। लेकिन उसने न सिर्फ मुझे धमकाया, बल्कि मेरे सहायक को भी गालियां दी। मुझे लगता है अगर यंग मास्टर जियांग मेरी जगह होते तो आप भी इस तरह के उकसावे को बर्दाश्त नहीं करते, है ना? क्या तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो? जियांग यू ने व्यंग्य किया, ये सोचकर कि उनके घेरे में तर्क करना हास्यास्पद है। सही हो या गलत, वे अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से मामले सुलझाते थे। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे लोग आमतौर पर तर्क नहीं करते, लेकिन मैं तर्क से समझाने वाला इंसान हूं, तो चलिए पहले इस बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि यह चेन कियाओ की गलती है। जियांग यू को इसकी परवाह नहीं थी, उसे बस अपनी बेइज्जती और अपनी कंपनी की बदनामी की परवाह थी, और कुछ नहीं। तो अगर हम माफी मांग रहे हैं और मुआवजा दे रहे हैं, तो उसे मुझे मुआवजा देना चाहिए, है ना? चेन कियाओ, क्या यही हुआ था? जियांग यू ने सीधे चेन कियाओ की तरफ देखा। उसकी नजर एक्स-रे जैसी थी, मानो चेन कियाओ के सारे छोटे छोटे विचारों को भेद रही हो। उनके घेरे में, बिना किसी खास बहादुरी और साधन के, चाहे पृष्ठभूमि कितनी भी मजबूत क्यों न हो, कोई भी जिंदा ही खा लिया जाएगा। हाँ, यही हुआ था। माफी मांगो, मुआवजा दो, जियांग यू ने निर्विवाद रूप से दृढ़ स्वर में कहा। युवा मास्टर जियांग, ये तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। जियांग यू का स्वर और भी कठोर होता गया। विनोद और शिवम ने एक दूसरे को देखा, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि जियांग यू और चेन कियाओ के बीच क्या चल रहा है। अचानक चेन कियाओ से माफी मांगने की क्या जरूरत थी? आमतौर पर ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती। माफ करना, चेन कियाओ थोड़ा अनिच्छुक स्वर में आगे बढ़ा। मैं आपकी कार को टक्कर मारने का मुआवजा जल्द ही आपके खाते में डाल दूंगा। शिवम ने सीधे कुछ नंबर दिए, जो उसका खाता नंबर था। चेन कियाओ ने फोन किया और जल्द ही पैसे खाते में आ गए। हुआयू के एक शेयरधारक का बेटा होने के नाते वह कुछ लाख का इंतजाम कर सकता था। युवा मास्टर जियांग आखिरकार काफी समझदार हैं। हालांकि शिवम को अब भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जियांग यू का रवैया बहुत तेजी से बदल गया। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई जाल नहीं है। चूंकि अब हम बराबरी पर हैं, इसलिए हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। रुको, जियांग यू ने आवाज लगाई, चूंकि तुमने चेन कियाओ के साथ मामला सुलझा लिया है, तो चलो अब हमारे बीच जो है उसे सुलझा लेते हैं। शिवम के मुंह के कोने पर एक हल्का सा मोड़ आया। वाकई यह इतना आसान नहीं होने वाला था। तुमने चेन कियाओ की कार तोड़ दी और हमारी हुआयू कंपनी का अपमान किया। क्या हमें ये हिसाब नहीं चुकाना चाहिए? तो युवा मास्टर जियांग का क्या मतलब है? इन अमीर युवा मास्टरों के पास पैसे या औरतों की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह थी। भोज में मेरे लिए टोस्ट करो और माफी मांगो। ये सुनते ही सबसे पहले विनोद का चेहरा बदल गया। उस मंडली में ऐसा करना हार मानने के बराबर था, जो समर्पण का प्रतीक था। विनोद जैसे किसी व्यक्ति को देखने के बावजूद यंग मास्टर जियांग का इरादा शिवम को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का था। शिवम ने अभी अभी एक मीडिया कंपनी शुरू की थी। इस व्यावसायिक क्षेत्र में शायद अब उसके पास खड़े होने की जगह नहीं बची होगी। कार तो बस कार होती है, बस टूट फूट गई, शिवम ने बेपरवाही से कहा। जहां तक तुम्हारी हुआयू कंपनी की बात है, मुझे सचमुच कोई परवाह नहीं। सच कहूं तो मेरी नजर में तुम्हारा हुआयू तो बस एक छोटा भाई है। बहुत बढ़िया। जियांग यू की छाती जोर से धड़क उठी। भारत की 3 बड़ी मनोरंजन कंपनियों में से एक के मुखिया होने के नाते इससे पहले किसी ने भी हुआयू का ऐसे शब्दों से मूल्यांकन करने की हिम्मत नहीं की थी। जियांग यू ने पहली बार ऐसे बेशर्म शब्द सुने थे। विनोद, उसका परिवार भी तुम्हारे समूह में हिस्सेदार होना चाहिए, है ना? मैं अपने पिता को इस बारे में बता दूंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि हमारे परिवार दुश्मन बन जाए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? शिवम की वजह से जियांग यू का विनोद के प्रति रवैया दोस्ताना नहीं था। जियांग यू, मुझे डर है कि तुम गलत इंसान को धमका रहे हो। शिवम हमारे समूह का हिस्सा नहीं है, विनोद ने कहा। अगर तुम हमारे परिवार पर दबाव भी डालोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। और क्या तुम मुझे इतना कम समझते हो, विनोद? अगर वह हमारे समूह का हिस्सा भी होता तो भी मैं
विनोद, अपने फायदे के लिए किसी दोस्त को नहीं बेचूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर शिवम में ये कहने की हिम्मत है कि उनका परिवार किस तरह का व्यवसाय करता है। जियांग यू पहले ही खुलेआम युद्ध का ऐलान कर चुका था। अगर शिवम की पृष्ठभूमि उसकी पृष्ठभूमि से मेल नहीं खाती, तो जैसे ही वह अपने परिवार के व्यवसाय के बारे में बताने की हिम्मत करेगा, उसे तुरंत हमलों का सामना करना पड़ेगा। ओह, तुम जानना चाहते हो कि मेरा परिवार क्या करता है? शिवम शांति से मुस्कुराए। इस समय रिद्धिमा ठाकुर अपना सामान पैक करके नीचे आई ही थी। वह स्वाभाविक रूप से शिवम के पीछे खड़ी हो गई। वह जियांग यू को जानती थी और उसके पीछे चेन कियाओ को देखकर वह समझ गई कि क्या हो रहा है। क्या हुआ? क्या यंग मास्टर शिवम बताने से डर रहे हैं? जियांग यू ने आक्रामक होकर कहा, पता चला कि तुम इतनी ही बहादुर हो, लेकिन अगर तुम नहीं भी कहोगी तो कोई बात नहीं। मैं जल्द ही स्पष्ट रूप से जांच करूंगी। अच्छा, शिवम ने थोड़ी शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। ऐसा नहीं है कि मैं कहने से डर रहा हूं, बस मेरे परिवार में इतने सारे उद्योग हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। विनोद ने आंखें घुमाई। वह जानता था कि शिवम फिर से वही कर रहा है, लेकिन फिर उसने एक घमंडी भाव बना लिया। वह अकेला नहीं था जो हर दिन शिवम के वार झेल रहा हो। जियांग यू के लिए यह महसूस करना ही सही था कि पैसों से मुंह पर थप्पड़ पड़ने का क्या मतलब होता है। रिद्धिमा, आप उसे क्यों नहीं बताती? मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे कितने व्यवसाय हैं। शिवम ने कंधे उचकाए, फिर रिद्धिमा ठाकुर के पीछे चल दिया। श्री शिवम के उद्यम विभिन्न उद्योगों में फैले हुए हैं। खुदरा क्षेत्र में श्री शिवम के पास वोल्को समूह के 72.5% शेयर हैं। ऊर्जा क्षेत्र में उनके पास भारत पेट्रोकेमिकल के 49% और सऊदी किंगडम के 68.5% शेयर हैं। ऑटोमोटिव उद्योग में श्री शिवम के पास 10 प्रसिद्ध ब्रांडों के 50% से ज्यादा शेयर हैं। इसके अलावा श्री शिवम राष्ट्रीय शेयरों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की वैगू कंपनी और स्विस ग्लेनकोर माइनिंग जैसी कंपनियों में भी सबसे बड़े शेयरधारक हैं। रिद्धिमा ठाकुर ने बहुत लंबी सूची दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बताया। ये सुनकर शिवम भी थोड़ा अचंभित रह गया। उसके पास वास्तव में इतने सारे उद्यम थे। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी पर सब कुछ लगभग उसका ही था। लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं था। उसके पूर्वजों ने हजारों साल पहले, जब कई देश अभी तक उभरे भी नहीं थे, एक दूर ब्रह्मांड से एक बुद्धिमान प्रणाली सिस्टम प्राप्त की थी। इतने लंबे समय में जमा की गई दौलत खुद उनके लिए भी अथाह थी। ठीक है, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो बच्चों को डरा दोगे। शिवम ने रिद्धिमा ठाकुर को बीच में ही टोक दिया। युवा गुरु, मैंने तो तुम्हारे उद्यमों का 5वां हिस्सा भी नहीं बताया। रिद्धिमा ठाकुर, शायद शिवम द्वारा शरारत से प्रशिक्षित, ने चुपके से उसे एक शरारती नजर से देखा। हा, युवा गुरु जियांग, मुझे पता है कि तुम मेरे उद्योगों पर हमला करने की योजना बना रहे हो। अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है, तो तुम कहां से शुरुआत करने की योजना बना रहे हो? शिवम ने पूछा। चेन कियाओ पहले ही स्तब्ध था, लेकिन जियांग यू का जरा भी ध्यान नहीं गया। रिद्धिमा ठाकुर ने जिन उद्यमों का जिक्र किया, उनमें से कई वैश्विक क्षेत्रों में अग्रणी उद्यम थे। अगर एक या दो होते तो शायद विश्वास किया जा सकता था, लेकिन यह मानना कि वह इतने सारे शीर्ष उद्योगों में सबसे बड़ा शेयरधारक था, क्या वह मूर्ख लग रहा था? क्या तुम उसकी हर बात पर विश्वास करते हो? जियांग यू ने चेन कियाओ को घूरा। क्या युवा मास्टर जियांग थोड़े अविश्वासी लग रहे हैं? शिवम ने हंसते हुए कहा, ऐसा क्यों? मैंने अपने कामों की रिपोर्ट कर दी है, अब आपकी बारी है। जियांग यू कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका मुंह हिल गया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। ओह, मैं बाइडू से पूछ लेता हूं, यह इतना मुश्किल नहीं है। शिवम ने सीधे अपना फोन निकाला और जियांग यू का नाम ढूंढने लगा। जियांग यू, हुआयू के चेयरमैन जियांग लिंगयू के इकलौते बेटे, स्टॉस फैशन अपैरल ग्रुप के चेयरमैन, प्लेटिनम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के चेयरमैन। चलो इन दोनों से शुरुआत करते हैं। शिवम ने रिद्धिमा ठाकुर से कहा। रिद्धिमा, क्या कोई तरीका है जिससे उसे एक पल में गिरा दिया जाए? हा, युवा मास्टर, आप बहुत शरारती हैं। इसे मुझ पर छोड़ दो। रिद्धिमा ठाकुर ने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क करने के लिए एक तरफ चली गई। जियांग यू का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने शिवम की बातें सुन ली थी। उसका इरादा फैशन और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के उसके उद्योगों पर हमला करने का था। हालांकि उसने अभी अभी इन दोनों क्षेत्रों में शुरुआत की थी, लेकिन ये किसी भी तरह से आम छोटी कंपनियों के बराबर नहीं थे। एक फोन कॉल से उसकी कंपनियों को परेशानी कैसे हो सकती है? ये कैसे संभव था? 3 मिनट बाद रिद्धिमा ठाकुर वापस आया और शिवम की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, युवा गुरु, हो गया।
ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में उसके चेहरे के भाव जरूर बदल जाएंगे। शिवम ने तुरंत कैमरा फंक्शन खोलने के लिए अपना फोन निकाला, तो मुझे इस पल को जल्दी से रिकॉर्ड करना होगा। दोनों तरफ माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। तलवारें तो नहीं खींची थीं, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा था। रिद्धिमा ठाकुर के कहने के 3 मिनट से भी कम समय बाद जियांग यू का फोन बज उठा। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपनी कहानी जारी रखें। उसका पूरा शरीर ऐसे झटके से कांप उठा मानो किसी चीज से टकरा गया हो। जवाब दो, युवक गुरु जियांग, शिवम ने कहा। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। जियांग यू ने ठंडी सांस ली और सीधे उसका फोन पकड़ लिया। ये नंबर स्टॉस फैशन अपैरल के विदेशी चैनलों के प्रभारी व्यक्ति का था। युवा गुरु जियांग, कुछ हुआ है? क्या हुआ? शांत हो जाओ और धीरे बोलो। जियांग यू ने शिवम की तरफ देखा और उस नजर से अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हमारे सभी सप्लाई चैनल बंद हो गए हैं। किसी वजह से उन सप्लायरों ने एक के बाद एक फोन करके हमसे सहयोग खत्म कर दिया। यहां तक कि हमारे उत्पाद बेचने वाली दुकानों ने भी हमारे सारे सामान अलमारियों से हटा दिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय हम पर भारी जुर्माना लगाया गया था, क्या उन्हें इसका डर नहीं है? यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। उन सभी ने तुरंत जुर्माना राशि हमें ट्रांसफर कर दी। हालांकि यह एक बड़ी रकम है, लेकिन इन चैनलों के बिना हम आगे उत्पादन शुरू नहीं कर सकते। वाह! शिवम ने रिद्धिमा ठाकुर को अंगूठा दिखाया। सिस्टम के जरिए उसने फोन पर हुई बातचीत साफ सुनी। रिद्धिमा ठाकुर के एक फोन ने असल में जूम व्यू के कच्चे माल और बिक्री चैनल तोड़ दिए। जहां तक उन जुर्माने की बात है, शिवम को पैसे गंवाने की जरा भी चिंता नहीं थी। अगर उसे पैसे खर्च करने का मौका मिलता तो वह और भी ज्यादा खुश होता। कुछ ही देर में प्लेटिनम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के प्रभारी ने भी ऐसी ही खबर ला दी। इतना ही नहीं, कई वित्तीय समूहों ने दोनों कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। ये कैसे हो सकता है? जियांग यू का फोन एक थप्पड़ की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अगर उसे अब भी शिवम की ताकत समझ नहीं आई तो वह सचमुच मूर्ख था। सिर्फ एक फोन कॉल से देश विदेश में उसकी कंपनियों से सहयोग करने वाली लगभग हर कंपनी उससे नाता तोड़ सकती थी। ये दौलत और ताकत कितनी भयावह थी। ठीक है युवा गुरु जियांग, ये बातें आपके लिए मामूली हैं। इसे एक चेतावनी समझिए, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। चलो बूढ़े विनोद, अपने पिताजी को इंतजार मत करवाओ। शिवम स्तब्ध जियांग यू के पास से गुजरा। और हाँ, ऐसे लोगों से दूर ही रहना बेहतर होगा। एक दिन वे तुम्हें अचानक पकड़ लेंगे। अरे शिवम, तुम कमाल हो। तीनों के लिफ्ट में जाते ही विनोद ने तुरंत उसे अंगूठा दिखाया। हालांकि उनके निजी रिश्ते काफी अच्छे थे, विनोद को जियांग यू के हाथों व्यापार के क्षेत्र में एक से ज्यादा बार नुकसान उठाना पड़ा था। उसने पहली बार जियांग यू को इस तरह से मार खाते देखा था। कुछ ही मिनटों में जियांग यू की 2 सूचीबद्ध कंपनियों के आपूर्ति और बिक्री चैनल बंद हो गए। उसके शेयर की कीमत जल्द ही गिर गई, जिससे उसकी संपत्ति में कमी आई। यह कोई छोटा नुकसान नहीं था, क्योंकि ये दोनों कंपनियां जियांग यू के राजस्व का लगभग आधा हिस्सा थीं। रिद्धिमा, आपने ये कैसे किया? शिवम ने पूछा। मेरे व्यापक व्यावसायिक नेटवर्क के बावजूद उन दोनों कंपनियों के सभी साझेदारों की तुरंत पहचान करना असंभव है ना? युवा स्वामी, शायद आपको पता न हो, लेकिन बहुत समय पहले फैंग परिवार ने एक विशाल खुफिया संगठन स्थापित किया था। हमारे पास एक विशाल डेटाबेस भी है। अगर आप जानना चाहें तो लगभग कुछ भी इंट्रेसेबल नहीं है। मैंने अभी उस संगठन को कुछ फोन किए हैं। क्या ये चीज FBI जैसी है? शिवम ने सहजता से पूछा। आप हमारे खुफिया संगठन को कम आंक रहे हैं। इसकी स्थापना तांग राजवंश में हुई थी। हमारे लोग व्यापार जगत, राजनीतिक जगत और शिक्षा जगत में हर जगह मौजूद हैं। FBI जो भी खोज सकती है, हम उससे और भी ज्यादा जानकारी के साथ खोज सकते हैं। जो वे नहीं खोज पाते वह भी हम जानते हैं। युवा स्वामी, फैंग परिवार की ताकत को कम मत आंकिए। अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको बहुत सी चीजें देखकर हैरानी होगी। मास्टर शिवम, आपका परिवार उन महान परिवारों में से नहीं है जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं, है ना? विनोद को रिद्धिमा ठाकुर की बातों से कुछ अविश्वसनीय लगा। तांग राजवंश से स्थापित एक खुफिया संगठन कम से कम 1000 साल पुराना था। इसने राजवंशों और युद्धों को झेला था, फिर भी आज इसकी शक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। होटल की लिफ्ट मनोरम थी। बाहर देखने पर आप नीला समुद्र और सुनहरा समुद्र तक देख सकते थे, जो पहले की ज्यादातर अप्रियता को धो रहा था। शिवम की मानसिकता में अनजाने में ही सूक्ष्म परिवर्तन आ गए थे।
अगर वह पहले होता तो जियांग यू के साथ संघर्ष में उसने इतना कड़ा रुख कभी नहीं अपनाया होता। आलीशान गलियारे से गुजरते हुए तीनों प्रेसिडेंशियल स्वीट 004 में पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर पेशेवर पोशाक पहने 30 साल की एक महिला ने दरवाजा खोला। जियाओ, क्या तुम फिर से खेलने गई थी? महिला के स्वर में स्नेह भरा था। मैं नहीं गई थी, मैं एक दोस्त को लेने गई थी। विनोद उस महिला से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। यह मेरी बहन है, यास्मीन। विनोद ने परिचय कराया। बहन कियान, यह मेरी दोस्त शिवम है। मेरे पिताजी ने मुझे उसे मिलने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा था। नमस्ते, यास्मीन ने उदारता से अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, शिवम ने असमंजस में विनोद की ओर देखा। उसने कभी नहीं सुना था कि विनोद की कोई बहन है। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में और जाने। आपस में बातें करो, मुझे एक काम से जाना है। यास्मीन ने विनम्रता से माफी मांगी और चला गया। अरे बूढ़े विनोद, मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम्हारी कोई बहन है? क्या वह तुम्हारे पिताजी का कोई गुप्त प्रेम प्रसंग है? शिवम ने शरारती मुस्कान के साथ चिढ़ाया। बकवास मत करो, विनोद ने शिवम को घूरा। सिस्टर कियान से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। वह मेरे पिताजी की उनके उद्यमशीलता के दिनों की दोस्त हैं। सिस्टर कियान के माता पिता का निधन जल्दी हो गया था और मेरे पिताजी ने उन्हें गोद ले लिया था, लेकिन हम परिवार जैसे हैं। तो ये कहानी है। विनोद के परिवार के बारे में ऐसी कहानी जानकर आश्चर्य हुआ। स्वीट में एक अध्ययन कक्ष था जहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति डेस्क पर सुलेख का अभ्यास कर रहा था। उसके स्ट्रोक मजबूत और प्रभावशाली थे, जो स्पष्ट रूप से कई वर्षों के अभ्यास को दर्शाते थे। पिताजी, मैं मिस्टर शिवम को लाया हूँ। विनोद के हमेशा की तरह शांत स्वभाव के बावजूद उन्होंने अपने पिता विनोद लिन के सामने काफी आज्ञाकारी व्यवहार किया। ओह, मिस्टर शिवम यहाँ हैं। विनोद लिन ने तुरंत अपनी कलम रख दी। हालांकि शिवम विनोद की ही पीढ़ी का था और उसे यंग फैन कहना उसके लिए बिल्कुल ठीक था, लेकिन शिवम की पहचान के कारण उसके लिए उसे जूनियर मानना असंभव था। पहले तुम बाहर निकलो, मुझे मिस्टर शिवम से कुछ बात करनी है, विनोद लिन ने विनोद से कहा। पापा, क्या हमें इतना औपचारिक होने की जरूरत है? विनोद हिचकिचा रहा था। हम ठीक है, मैं चलता हूँ। विनोद लिन के कठोर भाव देखकर विनोद तुरंत पीछे हट गया। उसे अपने पिता विनोद लिन के अलावा किसी और चीज का डर नहीं था। मिस्टर शिवम, कृपया बैठ जाइए। विनोद लिन ने शिवम को बैठने के लिए आमंत्रित किया। विनोद को उसकी मां ने बिगाड़ दिया है। अगर वह कभी आपको नाराज करे तो कृपया इसे दिल पर न लें। आप बहुत दयालु हैं, मिस्टर विनोद। विनोद और मैं हम उम्र हैं, हम दोस्त भी हैं। नाराज करने या न करने जैसी कोई बात नहीं होती। शिवम को विनोद लिन का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। एक बुजुर्ग होने के बावजूद विनोद लिन बहुत विनम्र था। मैंने सुना है कि आप और विनोद हिंडियन से भी बड़ा एक फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। श्रीमान विनोद, कृपया अब मुझे श्रीमान फैंग न कहें। मैं आपको अंकल विनोद कहूंगा और आप मुझे जियो फैंग कह सकते हैं। शिवम ने जोर दिया। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। विनोद लिन ने प्रसन्नता और आश्चर्य का भाव दिखाया। हालांकि वह किसी खास व्यक्ति का वंशज था, फिर भी शिवम में कोई अहंकार नहीं था। हम बस थोड़ा मजाक कर रहे हैं, शिवम ने हल्के से जवाब दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है, विनोद लिन ने एक आकलन करवाया। इस परियोजना के लिए कम से कम 80 अरब युआन के निवेश की आवश्यकता होगी। अगर यह सिर्फ मजाक करना होता तो दुनिया में कोई भी चीज बड़ी परियोजना नहीं कहलाती। मैंने किसी से इसका मूल्यांकन करवाया। हालांकि शुरुआती निवेश बहुत बड़ा है, लेकिन पर्यटन और फिल्म उद्योग से होने वाली आय के आधार पर इसके पूरा होने पर इसकी लागत 5 से 8 साल में वसूल हो सकती है। तुम सच में बिजनेस के जीनियस हो। शिवम अचंभित रह गया। उसने किसी मुनाफे के बारे में नहीं सोचा था। वह बस इस साल ज्यादा पैसा खर्च करना चाहता था। अचानक उसे बिजनेस जीनियस करार दे दिया गया। फिर भी बहुत कम लोग थे जो इतनी बड़ी रकम वहन कर सकते थे। व्यापार जगत में मुनाफा हमेशा पूंजी से आता है। अमीर लोगों का आसानी से पैसा कमाने से आय में गंभीर असमानता पैदा होती है। अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब। जियाओ फैंग, मैं इस बार मुख्य रूप से आपसे एक मदद मांगना चाहता था, विनोद लिन ने गंभीरता से कहा। जैसा कि आप जानते हैं, विनोद को हमारे पारिवारिक व्यवसाय में कभी दिलचस्पी नहीं रही। वह अपनी रुचि के क्षेत्र में कुछ हासिल करना चाहता है। इसलिए एक पिता होने के नाते मैं उसकी पसंद का सम्मान करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां तक हो सके उसकी मदद करें। अंकल विनोद, आप बहुत विनम्र हैं। विनोद और मैं दोस्त हैं, बस एक दूसरे का साथ देते हैं।
ये बहुत अच्छा है कि आप ऐसा सोचते हैं। विनोद के लिए तुमसे दोस्ती करना एक वरदान है। विनोद लिन का मूड काफी सुधर गया। वैसे मैंने सुना है कि तुम अभी भी कॉलेज में हो। क्या तुमने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचा है? हम शिवम ने एक पल गंभीरता से सोचा। मैंने अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य रखा है, सबसे पहले दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना। विनोद लिन के माथे पर कई लकीरें उभर आईं। वह समझ गया कि शिवम उसकी बातों की नकल कर रहा था। उसके मीम वीडियो अभी भी कई वेबसाइटों पर देखे जा सकते थे, बस शिवम का लहजा और भी ज्यादा बोल्ड था। होस्ट, तुम तो पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। अगर तुम अपनी कुछ संपत्ति का खुलासा कर दो तो तुम्हारा नाम तुरंत फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर आ जाएगा। जियो यी ने शिवम से कहा। चुप रहो, क्या मैं थोड़ा और दिखावा नहीं कर सकता? वैसे अंकल विनोद, अगर आप बुरा न माने तो पूछिए, क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? शिवम को विनोद के साथ हुई बातचीत याद आई, जहां एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर से संशोधित एक निजी विमान नीलामी के लिए रखा गया था और विनोद लिन भी वहां मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने पिता को पहचान रहे हों। व्यापार जगत में आपके पिता को कौन नहीं जानता? विनोद लिन हंसे, लेकिन आपके पिता कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते, शायद इसलिए कि उन्हें किसी से कोई परेशानी नहीं होती। उनके आसपास के लोगों के अलावा किसी ने कभी उनका चेहरा नहीं देखा और उनकी एक भी तस्वीर नहीं ली गई है। इतना रहस्यमय। शिवम को अंदाजा ही नहीं था कि उनके पिता रहस्यमयी होने का नाटक करना पसंद करते हैं। सिर्फ आपके पिता ही नहीं, आपके पूर्वज भी कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए, विनोद लिन ने उन्हें याद दिलाया। हालांकि अब आप ऑनलाइन काफी मशहूर हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ अपने संबंधों को आसानी से उजागर न करना ही बेहतर है। क्यों? क्या हमारे कोई दुश्मन है? व्यापार में युद्ध का मैदान बाजार ही होता है। व्यापार में किसी के दुश्मन कैसे नहीं हो सकते? व्यापार में यह आम बात है, कुछ लोग ऊपर से भले ही गर्मजोशी से भरे दिखें, लेकिन मन ही मन आपके परिवार के लिए बुरा चाह सकते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। व्यापार तो व्यापार है, और हालांकि चीजें हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, लेकिन आपका परिवार सिर्फ व्यापार नहीं है। विनोद लिन का स्वर गंभीर हो गया। विनोद के तुम्हें जानने से पहले मैं भी तुम्हारे परिवार का नाम नहीं जानता था। जाहिर है तुम्हारे परिवार के अस्तित्व के बारे में भी ज्यादा लोग नहीं जानते। हम आमतौर पर वर्तमान उत्तराधिकारी को द वन कहते हैं, विनोद लिन ने कहा। तुम्हें शायद पता होगा कि एक नीलामी हुई थी जिसमें तुम्हारे पिता और मैं शामिल हुए थे। हाँ, मुझे पता है। विनोद ने मुझे इसका जिक्र किया था। उस नीलामी में फोर्ब्स सूची में शामिल लगभग सभी लोग, मॉर्गन परिवार और चैट परिवार सहित, वहां मौजूद थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि तुम्हारे पिता उस नीलामी में शामिल होंगे। क्या तुम्हें पता है कि उसके बाद क्या हुआ? किसी ने मेरे पिताजी को गिराने की कोशिश की। शिवम ने स्वाभाविक रूप से इस संभावना के बारे में सोचा। बिल्कुल, माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। ऐसा कुछ सच में हुआ था। शिवम को बहुत धक्का लगा। उसे लगा था कि वह यहाँ सिर्फ विनोद लिन से बात करने आया है और उसे इतनी चौंकाने वाली खबर मिल गई। और अंदाजा लगाओ कि आखिर में क्या हुआ। विनोद लिन ने रहस्यमयी नजरों से पूछा। मुझे लगता है कि उन लोगों का सफाया हो गया होगा। हालांकि शिवम को नहीं पता था कि उसके पिता अपनी क्षमता के उजागर होने के बाद कितने शक्तिशाली हो गए थे, जैसा कि सिस्टम ने बताया था, लेकिन ये तथ्य कि वह अभी भी जीवित थे सब कुछ कह देता था। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया था? हालांकि हो सकता है कि शिवम के पिता के पास अंगरक्षकों की एक बहुत मजबूत टीम थी, लेकिन ऐसी घेराबंदी में बिना किसी नुकसान के बच निकलना बहुत मुश्किल होता। मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। तुमने सही अनुमान लगाया। वे सभी भाड़े के सैनिक, हत्यारे और रहस्यमयी व्यक्ति गायब हो गए, विनोद लिन ने कहानी जैसे लहजे में बताया। जब हमने जांच के लिए लोगों को भेजा तो उन्होंने बताया कि पास के एक द्वीप का आधा हिस्सा चकनाचूर हो गया है और चट्टानों पर खून के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जो अलग अलग लोगों के थे। हाँ, ये मूर्खों का झुंड फोन हुआ की हत्या की कोशिश कर रहा है। क्या ये मौत को दावत देना नहीं है? शिवम के कानों में सिस्टम की तिरस्कार भरी आवाज गूंजी। सिस्टम, क्या तुम्हें पता है कि फिर क्या हुआ? शिवम ने पूछा। देखना है। मुझे डैडी कहो। भाड़ में जाओ। बहक मत जाना। दोबारा कहो तो मैं अपनी जान दे दूंगा और तुम्हें बिना मेजबान के छोड़ दूंगा। ये बात आमतौर पर सिस्टम को डराने के लिए काम करती थी और फौरन सालों पहले की घटनाएं शिवम के दिमाग में घूम गईं। नीलामी एक बड़े निजी द्वीप पर हो रही थी और उस समय फोन हुआ एक निजी विमान से जा रहे थे, तभी कंधे से जमीन से हवा में मार करने वाला एक रॉकेट सीधे उनके हेलीकॉप्टर के रोटर से टकराया।
हालांकि हेलीकॉप्टर तुरंत दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे जमीन पर उतरा, एक सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ। ये देखकर शिवम को न्यूटन के कब्र में करवटें बदलने की आवाज सुनाई दी। टैंक टॉप, बीच शॉर्ट्स और चप्पल पहने शिवम बिखरे बालों के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर आया और पायलट बेहोश सा हो गया था। जैसे ही उसने द्वीप के समुद्र तट पर कदम रखा, सैकड़ों लोगों ने उसे घेर लिया। कुत्ते, मेरे लिए पूरा द्वीप बंद कर दो, शिवम ने चालाकी से कहा। कुत्ता? कुत्ता कौन है? मैं हूं, सिस्टम ने अनिच्छा से उत्तर दिया। उस समय शिवम की क्षमताएं अविश्वसनीय रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थीं। कम से कम सिस्टम की क्षमताएं उसका मुकाबला नहीं कर सकती थीं, और उपनाम के बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता था। लगभग एक पल में एक धातु उन्माद कुछ सीटी बजाती गोलियों के साथ शिवम के शरीर को घेर लिया। यह दृश्य शायद हॉलीवुड की किसी स्पेशल इफेक्ट्स टीम द्वारा ही बनाया जा सकता था। हालांकि एक और भी आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। सभी गोलियां शिवम से कुछ मीटर की दूरी पर रुक गईं, फिर अपनी मूल दिशा में चली और भाड़े के सैनिकों और हथियारों पर ही जा लगीं। वाह, कमाल है! शिवम खुद को जोर से चिल्लाने से नहीं रोक सका। शुक्र है ये बात सिस्टम के साथ उसके विचारों में ही थी, वरना वह विनोद लिन को आधा डराकर मार डालता। छी! शिवम के सिर के ऊपर धुंध का एक बादल छा गया और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो निंजा, एक समुराई तलवार लिए, उसके सिर पर वार किया। इसके बाद तरह तरह के और लोग प्रकट हुए, कुछ आग उगलते हुए, कुछ तेजाब छिड़कते हुए, कुछ अपार शक्ति वाले, कुछ अदृश्य हो गए, बिल्कुल कैलाबाश भाइयों की तरह। क्या बकवास है! क्या ये लोग इंसान भी हैं? बिल्कुल हैं। उन्होंने अपनी क्षमता का एक हिस्सा दवाओं या बाहरी उत्तेजना के जरिए सक्रिय कर लिया है। आपकी भाषा में उन्हें महाशक्तियों का प्रयोग करने वाला कहा जाएगा। हे भगवान, ऐसे लोग सचमुच होते हैं। हाँ, और बहुत हैं। लेकिन ये मिश्रित तरीके शिवम जैसे व्यक्ति के सामने कैसे टिक सकते थे, जिसने अपनी क्षमता को पूरी तरह से उजागर कर लिया था? ऐसा लग रहा था कि वह बस उनके साथ खेल रहा था, जब तक कि काओलेन ने उसे फोन नहीं किया। मेजबान, मालकिन आपको बुला रही हैं। क्या आप जवाब देना चाहेंगे? जवाब दो, जवाब दो, मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। शिवम ने सिस्टम की बदौलत इत्मीनान से काओलेन के फोन का जवाब दिया। डार्लिंग, तुम कहाँ भाग गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज रात तुम्हारे बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है? काओलेन की दहाड़ फोन से गूंज उठी। शिवम फोन हाथ में लिए कांपता हुआ खड़ा था, जबकि वे हत्यारे और महाशक्ति प्रयोगकर्ता ऐसे लग रहे थे मानो किसी खूंखार दुश्मन का सामना कर रहे हों और आगे बढ़ने की हिम्मत न कर रहे हों। माफ करना जानू, मैं अभी वापस आता हूँ। शिवम ने बेबस मुस्कान के साथ फोन रख दिया। जरूर वही बदमाश होगा जो अपनी परीक्षा में फिर से फेल हो गया, वरना वे मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए नहीं बुलाते। शिवम से एक तीव्र ऊर्जा फूट पड़ी, जो उस पर केंद्रित थी। आधा द्वीप मानो तुरंत वाष्पित हो गया, केवल शिवम और हेलीकॉप्टर में बेहोश पायलट ही बचे। शिवम ने एक हाथ से हेलीकॉप्टर उठाया और फिर अमर की तरह आकाश में उड़ गया। यह क्या मैं कोई काल्पनिक फिल्म देख रहा हूँ? शिवम के चेहरे पर स्तब्धता छा गई। जियाओ फैंग, क्या हुआ? इस समय शिवम की चेतना वास्तविकता में लौट आई थी, और उसके असामान्य भाव ने विनोद लिन का ध्यान खींचा। अरे कुछ नहीं, बस तुमने जो कहा उससे सचमुच हैरान हूं। अब शिवम को आखिरकार समझ आया कि उस दिन अभिभावक शिक्षक बैठक में बाकी सभी अभिभावक सूट और टाई में क्यों थे, जबकि अमिताभ शॉर्ट्स और चप्पल पहने हुए था। इसके लिए उसे शिक्षक ने डांटा था। पता चला कि ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके बाद किसी ने तुम्हारे परिवार के मामलों की जांच करने की हिम्मत नहीं की। यह एक मौन वर्जित विषय बन गया है जिसे हर कोई जानता है। खबर वापस लाने वालों के स्तब्ध भावों को याद करते हुए विनोद लिन ने स्पष्टता से कहा, ऐसा लगता है कि दुनिया आज भी हमारे पुराने फैंग परिवार की कहानी कहती है। शिवम के दिल में गर्व की भावना उमड़ पड़ी। छोटे ही, अगर मैं अपने पिता जितना मजबूत बनना चाहता हूं तो इसमें कितना समय लगेगा? अभी अभी जो दृश्य देखा उससे शिवम का खून खौल उठा। ये तुम्हारी प्रतिभा और अवसरों पर निर्भर करता है, सिस्टम ने जवाब दिया। एक बार जब तुम स्तर 1 तक पहुंच जाते हो, तभी तुम औपचारिक रूप से संभावित मार्गदर्शन की विधि सीखना शुरू कर सकते हो। मेरे पिता को कितना समय लगा? श्री शिवम हुआई को उस स्तर तक पहुंचने में लगभग 15 साल लगे, सिस्टम ने कहा। उन्होंने मुझे भी लगभग 20 साल की उम्र में पाल लिया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी उन्होंने पारिवारिक संपत्तियों के बारे में सीखा। कुछ साल तो उन्होंने यूं ही खेल कूद में बिताए, वरना वे इसे पहले भी कर सकते थे। जियाओ फैंग, देर हो रही है और भोज शुरू होने वाला है। विनोद लिन के साथ बातचीत पूरे 1 घंटे तक चली और लगभग 6 बज चुके थे।
डिनर पार्टी जल्द ही शुरू होने वाली थी। आज के सबसे महत्वपूर्ण मेहमानों में से एक होने के नाते वह निश्चित रूप से देर से नहीं आ सकते थे। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। विनोद लिन और शिवम को अध्ययन कक्ष से बाहर आते देख विनोद जल्दी से उसके पास गया और पूछा, मेरे बुजुर्ग पिता इतनी देर तक तुमसे क्या बात करते रहे? तुम सच में बहुत जिज्ञासु हो। शिवम को विनोद का सिर खुजाना अजीब लगा। कुछ खास नहीं था, बस तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि मैं तुम्हें व्यापार में साथ ले जाऊं। छी, छोड़ो भी, तुम सिर्फ पैसा खर्च करना जानते हो, उसे बनाना क्या जानते हो? विनोद ने तिरस्कार से कहा। हालांकि वह कोई बिजनेस विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी उसने कुछ ही सालों में विनोद लिन के पैसे को कई गुना बढ़ा दिया, जिसमें वाकई बहुत हुनर लगा था। ठीक है, छोड़ो भी, तुम्हारे पिताजी ने तो यही कहा था। शिवम ने आंखें घुमाई। हम जिस फिल्म सिटी की योजना बना रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने किसी से उसका हिसाब किताब करवाया था, और एक बार जब वह बन जाएगी तो वह हर साल 10 अरब से ज्यादा कमा सकती है। क्या तुम इतना खर्च कर सकते हो? इतना? विनोद ने इस बात पर विचार किया था, लेकिन उनके मुनाफे के विश्लेषण और विनोद लिन के विश्लेषण में काफी फर्क नजर आ रहा था। हालांकि शिवम अपने खर्चों में फिजूल खर्ची करता था, लेकिन उसने बेमतलब की चीजों में निवेश नहीं किया। यह अरबों डॉलर का निवेश वाकई पैसा कमाने का जरिया था। चलो, 6 बजने वाले हैं, जल्दी से उन जिंदा हस्तियों को देखते हैं। शिवम ने उत्सुकता से उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मृत हस्तियों को देख सकते हो? विनोद ने विनोद लिन के पीछे पीछे बाहर जाते हुए बुदबुदाया। आपका अगला अध्याय माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर है। यास्मीन और रिदिमा ठाकुर ने बेबसी से एक दूसरे को देखा। ये दोनों वाकई कमाल के किरदार थे। जैसे ही वे कमरा 002 से गुजरे, दरवाजा एक ही समय पर खुल गया और शिवम और विनोद दोनों जानबूझकर रुक गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उस दर्जे का कोई व्यक्ति 40 या 50 साल का अधेड़ उम्र का होगा, लेकिन जो व्यक्ति बाहर आया वह उनकी कल्पना से परे जवान और खूबसूरत था। लगभग 25 साल का, एक महिला की सबसे खूबसूरत उम्र का और सबसे आकर्षक। क्या वह इस कमरे की मालकिन है? शिवम ने देखा कि उसने जाते समय कमरे का कार्ड ले लिया था, जिससे पता चलता था कि अंदर शायद कोई और नहीं था। होना चाहिए। विनोद ने सिर हिलाया। अजीब बात है, इतनी कम उम्र की महिला मेरे पिताजी और जियांग लिंग्यू से भी ज्यादा हैसियत रखती है। क्या तुमने उसे पहले देखा है? नहीं, मुझे नहीं पता था कि देश में इतनी कम उम्र की महिला उद्यमी भी है। विनोद ने अपना सिर हिलाया। उसे यकीन था कि उसने इस महिला को पहले कभी कहीं नहीं देखा था। चलो देखते हैं। दोनों जल्दी से उसके पीछे गए, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे वे दंग रह गए। जैसे ही महिला लिफ्ट में दाखिल हुई, विनोद लिन ने सचमुच अपना चेहरा सीधा रखते हुए स्वेच्छा से एक तरफ कदम बढ़ा दिया और उसका व्यवहार और भी कठोर हो गया। शिवम ने ध्यान ही नहीं दिया कि जब उस महिला ने उसे देखा तो उसकी नजरों में एक बहुत ही सूक्ष्म बदलाव आया। विनोद लिन के इस तरह व्यवहार को देखते हुए विनोद ने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। वह ईमानदारी से विनोद लिन के पास खड़ा रहा, यहां तक कि उसकी सांसें भी भारी हो गईं। छोटी ही, क्या तुम उसे जानती हो? शिवम ने पूछा। जरूर, मुझे पता है, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं। तुम? अगर वह कर सकता तो शिवम सचमुच उसे अपने शरीर से निकालकर शौचालय में बहा देना चाहता था। दुनिया में इतनी शरारती बुद्धिमान व्यवस्था कैसे हो सकती है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी आओगे, युवती ने अचानक शिवम से कहा। तुम मुझे जानती हो? शिवम ने पूछा। महिला कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर लिफ्ट से बाहर निकल गई। कितना अजीब इंसान है, शिवम बुदबुदाया, लेकिन विनोद लिन के सम्मानजनक व्यवहार को देखकर लगा कि उन्हें एक दूसरे से परिचित होना चाहिए। चाचा विनोद, क्या आप उस महिला को जानते हैं? शिवम ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, बहुत कम लोग उसकी पहचान जानते हैं। जो जानते हैं वे भारत में निजी संपत्ति के मामले में शीर्ष कुछ दर्जन लोगों में शामिल हैं, विनोद लिन ने कहा। उसकी पहचान आपके पिता जितनी ही रहस्यमयी है और उसके पास जो संपत्ति है वह कल्पना से परे है। पिछले साल इंग्लैंड की महारानी के जन्मदिन के दौरान मुझे आमंत्रित किया गया था, विनोद लिन ने याद करते हुए कहा। उस दिन कई धनी लोग आए थे। फोर्ब्स सूची में शीर्ष 50 में शामिल लगभग सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी उसके साथ मुख्य मेज पर बैठने के योग्य नहीं था। और वह महिला महारानी के ठीक बगल में बैठी बातें कर रही थी और हंस रही थी, और महारानी ने बातचीत की शुरुआत भी की। लौटने पर विनोद लिन ने उस महिला के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वैसे भी वह ऐसी इंसान है जिसे हम भड़का नहीं सकते, बस उससे उलझना मत। हालांकि होटल के सुरक्षा उपाय हाल ही में बेहतरीन थे, विनोद लिन अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ऐसी अनजानी मौजूदगी कैसी होगी।
ठीक है, वैसे भी उससे हमारी मुलाकात होने की संभावना कम ही है। विनोद ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। चलो, बस कोई परेशानी मत करो। ... ओह, आखिरकार अपने बूढ़े पिता के चंगुल से छूट गया। विनोद ने राहत की सांस ली। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि अपने पिता के साथ रहना कितना कष्टदायक लगता है। मैं बता सकता हूँ। शिवम हंसा। शिवम के साथ उसका रिश्ता कुछ खास था, कभी बाप बेटे जैसा, कभी दोस्तों जैसा। शायद यही स्वाभाविक चंचल स्वभाव था, उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हालांकि शिवम अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, भले ही वह कभी कभी उनकी शिकायत करता था। मुझे आश्चर्य है कि मेरे माता पिता कैसे हैं। भोज का समय हो गया था, लेकिन तीनों बड़ी कंपनियों के लोग अभी तक नहीं आए थे। शायद बाद में एक साधारण उद्घाटन समारोह होता, लेकिन पेय, नाश्ता और खाना पहले ही परोसा जा चुका था। कई हस्तियां छोटे छोटे समूहों में पहले से ही इकट्ठा थीं। भव्य हॉल गाउन पहने महिला हस्तियों और आकर्षक पुरुष सितारों से भरा हुआ था, और जाहिर है वे हास्य कलाकार और सितारे जो दिखावे के मोहताज नहीं थे। वाह, उसे देखो, जिन जिंग, मेरी देवी। और देखो, झो श्वान। मिडिल स्कूल में मुझे उस पर बहुत क्रश था। उस बेवकूफ पर शर्म आती है जिससे वह मिली। और वो वाला ... अरे कोशिश तो करोगी, संभाल कर रखना। विनोद थोड़ा शर्मा गया। मिस्टर शिवम, क्या आप थोड़ा और अरबपति जैसा व्यवहार कर सकते हैं? यह कोई फैन मीटिंग नहीं है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपका परिचय करा सकता हूं, है ना? ओह, ठीक है। शिवम ने जल्दी से अपना कॉलर ठीक किया। अरे प्रिंसिपल! तभी कुछ युवा पुरुष सेलिब्रिटी वहां आ गए। अरे, विनोद ने हाथ हिलाया। हालांकि वह आमतौर पर घमंडी था, लेकिन मनोरंजन जगत में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। चलो, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। प्रिंसिपल, बहुत समय हो गया। कुछ पुरुष सेलिब्रिटी आए और विनोद से गिलास टकराते हुए बोले, हाल ही में हमने आपको अपने गेमिंग सेशन में क्यों नहीं देखा? किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? पुरुष सेलिब्रिटी शिवम काफी परिचित थे। उनका नाम वे शिन था और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता मिली थी। अपने हास्य और आकर्षक रूप के कारण वे महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। सेलिब्रिटीज के बीच उन्हें काफी विनम्र और मिलनसार माना जाता था। जब भी उनके पास समय होता, वे अक्सर लाइव प्लेटफॉर्म पर कुछ स्ट्रीमर्स के साथ गेम खेलते और विनोद अक्सर इन गेमिंग सेशन में उनके साथ शामिल होते। व्यस्त, सचमुच बहुत व्यस्त, विनोद औपचारिक सामाजिक मौकों पर भी पीछे नहीं हटते थे। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है ना? मैं हर दिन लोकेशन और एक्टर्स की तलाश में भाग दौड़ कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में लगभग 10 पाउंड वजन कम किया है। मुझे गेमिंग के लिए समय और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? क्या ये बैटल थ्रू द हेवंस है? क्या आप अभी भी अभिनेताओं की तलाश में हैं? मुझे भी शामिल करना चाहते हैं। मैं खलनायक का किरदार भी निभा सकता हूँ, बस मेरे लिए कुछ अतिरिक्त स्पेशल इफेक्ट्स जोड़ दीजिए। वे शिन ने मजाक किया। छोड़ो, अपनी युवा आदर्श फिल्मों पर ध्यान दो। ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। विनोद ने बेपरवाही से जवाब दिया। वैसे मैंने सुना है कि हिंगचिंग में इस साल कोई जगह खाली नहीं है। क्या तुम अगले साल शूटिंग शुरू करने की योजना बना रहे हो? नहीं, हम हिंगचिंग में शूटिंग करने की योजना नहीं बना रहे हैं। विनोद ने रहस्यमयी नजरों से अपनी छाती फुला ली। हिंगचिंग में नहीं। वे शिन दंग रह गया। वह जानता था कि इस तरह की बड़ी आईपी फिल्म के लिए कई पृष्ठभूमि की जरूरत होती है। साधारण जगहों पर इतने सारे क्रू के लिए जगह नहीं होती, और हिंगचिंग को सबसे अच्छी फिल्मांकन जगह माना जाता था। क्या तुम विदेश में शूटिंग करने की योजना बना रहे हो? नहीं, हम खुद एक नई फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। विनोद ने कहा, गामा साम्राज्य, टैगर रेगिस्तान से लेकर यूनलान संप्रदाय तक, हम पहले चरण में इन्हें आनुपातिक रूप से पूरी तरह से पुनर्निर्मित करने की योजना बना रहे हैं। इसे 1 साल के भीतर पूरा करने की योजना है। वे शिन और आसपास के पुरुष सेलिब्रिटी इस भव्य योजना से तुरंत चौंक गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि हिंगचिंग के निर्माण में कितना खर्च आया, लेकिन यह निस्संदेह उसी पैमाने का एक प्रोजेक्ट था जिसकी लागत कम से कम अरबों में थी। वे शिन जानता था कि विनोद के पास कितना पैसा है। वह खुद उन अरबों का हिसाब नहीं लगा सकता था। शायद उसके पिता विनोद लिन भी इसमें शामिल थे। अच्छा, चलो मैं तुम्हें अपने एक दोस्त शिवम से मिलवाता हूँ। विनोद ने जल्दी से शिवम का परिचय उनसे कराया। यही वह आदमी है जो हाल ही में कई बार मुझ पर पैसे फेंक रहा है। नमस्ते मिस्टर शिवम। वे शिन ने विनम्रता से अपना हाथ बढ़ाया। उसने शिवम का नाम सुना था। हालांकि शिवम ज्यादा कुछ नहीं जानता था,
फिर भी ऐसा लग रहा था कि विनोद की तरह उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मजबूत है, वरना वह विनोद के साथ घूम नहीं सकता था। नमस्ते मेरे दोस्तों, और मुझे आपका काम बहुत पसंद है। शिवम को इस तरह दोस्त बनाने का बहुत शौक था। अगर कोई सिर्फ इसलिए उससे दोस्ती करना चाहता क्योंकि वह अमीर है, तो वह उतना उत्साहित नहीं होता। अब जब शिवम दोस्त बनाता था, तो उसे इस बात की परवाह नहीं होती थी कि सामने वाले के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि उनके पास निश्चित रूप से उतना पैसा नहीं था जितना उसके पास था। वह यहाँ मंच पर खड़े होकर भी यह बात कह सकता था, लेकिन अब उसके लिए ऐसे दोस्त ढूंढना मुश्किल हो सकता था जिनसे वह सचमुच जुड़ सके। हॉल में ज्यादा से ज्यादा लोग भर गए, और विनोद को देखने वाले कई लोग उसका अभिवादन करने आए, जिनमें कुछ कम ज्ञात महिला हस्तियां भी शामिल थीं, जो विनोद से जुड़ने के लिए बेताब थीं। जैसे जैसे शिवम की पहचान धीरे धीरे फैलती गई, लोग धीरे धीरे उसके पास रिश्ते बनाने के लिए आते गए। अगर विनोद ने भी मान लिया कि वह किसी से तुलना नहीं कर सकता, तो वे उससे मिलने का मौका कैसे छोड़ सकते थे। नमस्ते मिस्टर शिवम, मैं गु नान हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रधानाचार्य, मेरा नाम लियू यांग है। मैंने आपका नाम वीबो पर कई बार सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आपसे यहाँ मिलूंगा, क्या ही आश्चर्य हुआ। प्रधानाचार्य, क्या मनोरंजन क्षेत्र में आपकी कोई उपस्थिति है? क्या आपके बैनर तले किसी कलाकार की जरूरत है? लगभग आधे घंटे तक शिवम इन अति उत्साही हस्तियों से निपटता रहा, खासकर कुछ युवा अभिनेत्रियां जो काफी आकर्षक कपड़े पहने हुए थीं, जिन्होंने हाथ मिलाते हुए चुपचाप उसे अपने कमरे के नंबर वाला एक नोट थमा दिया। वह जानता था कि मनोरंजन उद्योग जटिल है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह इतना जटिल है। कुछ चीजें पूरी तरह से बेपर्दा लगती थीं, और उसे यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। विनोद समझ गया था कि शिवम क्या सोच रहा था। कुछ बड़े नामी सेलिब्रिटीज होते हैं जो साफ सुथरे दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे काफी गंदे होते हैं। इस मंडली में साफ सुथरे लोग तो हैं, लेकिन गंदे लोग भी कम नहीं हैं। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अरे शिवम, मैंने हु यियाओ को देखा। विनोद ने अपनी तेज नजरों से हु यियाओ को कुछ ही दूरी पर दूसरों के साथ बातें करते और हंसते हुए देखा। अरे ये तो वही है। शिवम लगभग चिल्ला पड़ा। हु यियाओ की फैंटेसी टीवी सीरीज प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय तक उसके साथ रही थी। हु यियाओ अब लगभग 40 साल का हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। कार दुर्घटना ने उनके चेहरे पर ज्यादा असर नहीं डाला, बल्कि उनकी आंख के ऊपर के निशान ने उनके रूप रंग में थोड़ा सा आकर्षण भर दिया। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के विशेष अध्यायों का आनंद लें। बूढ़े हु विनोद वाइन का गिलास लेकर उनके पास आए। प्रिंसिपल हु यियाओ ने विनोद को देखकर कुछ पुरुष सितारों की तरह झुककर या सिर हिलाकर अभिवादन नहीं किया। हालांकि उनकी दौलत विनोद के बराबर नहीं थी, लेकिन उन्हें किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए विनोद की क्षमताओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, जिससे ये सामाजिक मेलजोल पूरी तरह से बराबर हो गया। बूढ़े हु, पिछली बार हमने जिस चीज पर चर्चा की थी वह कैसी है? विनोद सीधे मुद्दे पर आ गए। हु यियाओ के चेहरे पर तुरंत एक उलझन भरा भाव आ गया। सच कहूं तो वह सचमुच ये भूमिका निभाना चाहते थे। वह फैंटेसी नाटकों के जरिए मशहूर हुए थे, जो उनकी खासियत थी, और उन्हें इस फिल्म का आईपी बहुत पसंद था। अगर वह कुछ साल छोटे होते तो जरूर मान जाते। हालांकि एक अभिनेता के लिए उसकी उम्र अब सचमुच जवान नहीं रही। समय किसी का इंतजार नहीं करता। उसकी सहनशक्ति और ऊर्जा कम हो गई थी, और उसकी अभिनय क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इस तरह की फिल्मों में काम किए हुए उसे काफी समय हो गया था। सबसे जरूरी बात, उम्र बढ़ने के कारण, त्वचा की लोच कम होने के कारण उसकी जवानी के निशान ज्यादा उभर आए थे। हालांकि उन निशानों के बावजूद भी वह ज्यादातर लोगों से ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह दिल से सबसे उपयुक्त अभिनेता है। हालांकि इस काम को यूं ही छोड़ देना बहुत शर्मनाक था। श्रीमान हूँ, मैं विनोद का दोस्त हूँ और इस फिल्म में एक निवेशक हूँ। मेरा नाम शिवम है। हु यियाओ अपने फैसले को लेकर उलझन में था, तभी शिवम आगे बढ़ा। तो आप श्रीमान फैंग हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। हु यियाओ ने विनम्रता से उसका हाथ मिलाया। श्रीमान फैंग, आपका नाम हाल ही में ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है। ओह, ये सब बकवास है, उसने कहा, चलो काम पर लगे। दरअसल मुझे मिस्टर हु की चिंताओं के बारे में पता है, लेकिन अगर मैं उस कार दुर्घटना के जख्मों को भरने और 10 साल पहले वाली आपकी सहनशक्ति वापस लाने में मदद कर सकूं, तो क्या आप हमारे साथ आने को तैयार होंगे? शिवम ने हु यियाओ से फुसफुसाकर कहा, और विनोद उनकी गुप्त बातचीत नहीं सुन पाया। जैसा कि उम्मीद थी, ये सुनकर हु यियाओ के चेहरे पर बेकाबू आश्चर्य छा गया।
एक सच्चे अभिनेता के तौर पर अभिनय ही उसका सबसे बड़ा आनंद था। मिस्टर शिवम, क्या आप सचमुच गंभीर हैं? ऐसी बात पर यकीन करना मुश्किल था। मेरा एक जैविक अनुसंधान संस्थान है और मैंने हाल ही में बिना किसी दुष्प्रभाव के मानव कार्यों को बहाल करने में मदद करने वाली एक दवा विकसित की है। शिवम ने चुपचाप गोली हुई येयाओ की जेब में रख दी। श्रीमान हूँ, अगर आपको इस चीज के जहरीले होने का डर नहीं है तो हिम्मत से इसे आजमाएं। अगर आपने कोई फैसला कर लिया है तो प्रिंसिपल विनोद से संपर्क करें। हम आपके शामिल होने का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। यही शिवम की मोलभाव की रणनीति थी। जवान होने और सालों पुराने जख्मों को मिटाने का मौका। उसका मानना था कि हु येयाओ के पास उन्हें मना करने की कोई वजह नहीं थी। मिस्टर हु, आप इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय ले सकते हैं। हम अगले कुछ दिन सान्या में ही रहेंगे, इसलिए अगर आप चाहें तो हमें कभी भी ढूंढ सकते हैं। हम वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर सकते हैं। शिवम ने हु येयाओ को सोचने के लिए थोड़ा समय दिया और फिर विनोद के साथ वहां से चला गया। हु येयाओ ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी गोली निकाली। उसका मुंह सिहर उठा, क्योंकि देखने में तो वह किसी खास दवा की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि मिट्टी के एक ढेले जैसी लग रही थी। अगर यह चीज उसे किसी और ने दी होती तो शायद वह बिना ज्यादा सोचे समझे उसे कूड़ेदान में फेंक देता। जवानी लौटाने की तो बात ही छोड़िए, अगर इससे उसकी जान न चली जाए तो वह शुक्र मनाएगा। लेकिन शिवम कोई साधारण इंसान नहीं था। अब नेटिजन्स को जो पता था उसके अनुसार शिवम की कुल संपत्ति कम से कम कई अरब युआन थी। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए अपने अधीन एक बायोटेक्नोलॉजी लैब का होना नामुमकिन नहीं था। क्या होगा अगर यह खास उपाय थोड़ा सा भी भद्दा हो? उसने उसे सूंघने के लिए अपनी नाक के पास लाया और तुरंत उसे स्फूर्ति का एहसास हुआ। हल्की सी हर्बल सुगंध में मानो जादुई शक्ति हो जिसने उसके दिमाग को थोड़ा सा शांत कर दिया। ये सचमुच काम करता है। हालांकि उसे इसके सटीक प्रभाव का पता नहीं था, लेकिन सिर्फ इसकी खुशबू का ही इतना असर था कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए और किसी को न देखकर हु येयाओ चुपचाप लॉबी से बाहर निकला और अपने होटल के कमरे की ओर चल दिया। उसे अपने अभिनय करियर से बहुत प्यार था और वह नहीं चाहता था कि उसका शरीर उसे आगे बढ़ने से रोके। शायद यही उसके पुनर्जन्म का मौका था। बूढ़े फैंग, तुमने अभी उससे क्या कहा? विनोद ने उत्सुकता से पूछा। यह एक राज है, फैंग जुएयू ने रहस्यमय ढंग से कहा। लेकिन तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेना चाहिए। हु येयाओ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे पास जरूर आएगा। इतना भरोसा? इस बार हम क्या दांव लगा रहे हैं? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें एक कार दूंगा, कोई भी कार जो तुम चाहो। शिवम ने आत्मविश्वास से कहा। क्या तुम सच में कह रहे हो? विनोद की आंखें चमक उठीं। कई लग्जरी कार कंपनियों के मालिक होने के नाते ये चीजें मुश्किल नहीं थीं। दूसरों के लिए जो पैसा लगता था वह शिवम के लिए कोई मायने नहीं रखता था। बिल्कुल नहीं, कुछ और लगाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तो फिर तुम क्या दांव लगाना चाहते हो? अगर हम दोनों में से कोई हार गया तो हम एक ड्रेस पहनेंगे और मेरे प्लेटफॉर्म पर कॉन्कर गाते हुए लाइव स्ट्रीम करेंगे। विनोद को यकीन नहीं था कि शिवम 3 दिनों के अंदर हु येयाओ का मन बदल सकते हैं। दरअसल बैटल थ्रू द हेवंस के टीवी सीरीज रूपांतरण की शूटिंग शुरू होने से पहले ही निर्माताओं ने हु येयाओ से संपर्क किया था और उन्हें बहुत ज्यादा तनख्वाह भी देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। एक ऐसे अभिनेता के लिए जो सचमुच हर प्रोजेक्ट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था, पैसा कोई खास मायने नहीं रखता था, फिर चाहे वह शिवम ही क्यों न हो। तो फिर तो तुम हार ही जाओगे, शिवम ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने अभी हमारी बातचीत रिकॉर्ड की है। अगर तुम मुकर गए तो मैं उसे वीबो पर पोस्ट कर दूंगा। अरे, तुमने मुझे धोखा दिया। विनोद को अचानक लगा जैसे वह फंस गया हो। क्या शिवम के पास सचमुच कोई चाल थी? खुद को कॉन्कर गाती हुई ड्रेस पहने कल्पना करते हुए विनोद सिहर उठे। अगर उन्होंने सचमुच ऐसा किया तो 1 घंटे के अंदर उनका एक मीम इंटरनेट पर आ जाएगा और उसकी बदनामी 1-2 साल तक चल सकती है। यह एक बुरा सपना होगा। अरे फैंग, जियांग यू आ गया है। विनोद ने शिवम का कंधा थपथपाया। शायद अभी अभी किसी झटके के कारण जियांग यू के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। उनके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो उनसे लगभग 8/10वें हिस्से जैसा दिखता था। हालांकि वह 40 या 50 के आसपास के लग रहे थे, लेकिन उनकी असली उम्र 70 से ज्यादा थी। ये कहना जरूरी है कि पैसा ही सबसे अच्छा बुढ़ापा रोधी उपाय है। हाल ही में कंपनी में आई समस्याओं के बाद शेयर की कीमत में भारी उतार चढ़ाव आया। 1 घंटे के भीतर जियांग यू को भारी नुकसान हुआ।
उसने स्थिति को संभालने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात है कि कोई भी आपूर्तिकर्ता उसके साथ सहयोग करने को तैयार नहीं था, भले ही उसने उदार शर्तें रखी हों। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इंडस्ट्री उसे ब्लैकबॉल कर रही हो। इससे पहले उसने अपने पिता जियांग लिंग्यू को इस स्थिति के बारे में बताया था। उनका पारिवारिक व्यवसाय मनोरंजन उद्योग तक सीमित नहीं था, उनके पास भोजन, रियल एस्टेट और इंटरनेट जैसे कई क्षेत्रों में भी काम करने का अनुभव था। वरना सिर्फ अभिनय पर निर्भर रहकर उनके पास विनोद लिन जैसे रियल एस्टेट टाइकून के बराबर की संपत्ति कैसे हो सकती थी। जांच करने पर जियांग यू की कंपनियों की खस्ता हालत के पीछे कई बड़ी विदेशी कंपनियों द्वारा हेराफेरी के संकेत मिले। इतने बड़े दबाव में वे आपूर्तिकर्ता जियांग यू की कंपनी के साथ सहयोग जारी रखने के लिए उन्हें नाराज करने का जोखिम कैसे उठा सकते थे। ये शिवम कोई साधारण इंसान नहीं है। शिवम के बारे में जियांग लिंग्यू का यही आकलन था। वे उस ओर बढ़े जहां शिवम था। जियांग लिंग्यू और जियांग यू के अलावा वहां 2 महिलाएं और 1 पुरुष थे। वह पुरुष जियांग यू का सौतेला भाई होना चाहिए। एक महिला जियांग लिंग्यू की पत्नी थी और दूसरी अंकित की देवी थी। कुछ समय पहले उनकी भव्य शादी ने लगभग आधे मनोरंजन उद्योग का ध्यान खींचा था और उसी दिन अंकित ने सार्वजनिक रूप से अपने ब्रेकअप की घोषणा कर दी थी। अब वह पूरी तरह से जियांग का हिस्सा थी। परिवार, अंकल जियांग। युवा पीढ़ी की तरह विनोद ने जियांग लिंग्यू को आदरपूर्वक प्रणाम किया। जियांग लिंग्यू ने सिर हिलाया। वह वास्तव में विनोद को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसका व्यक्तित्व बहुत भड़कीला था और वह बहुत बेबाकी से बोलता था। शिवम के साथ उसकी नजदीकी की तो बात ही छोड़िए, जिससे स्वाभाविक रूप से उसके लिए कोई भी विनम्रता दिखाना असंभव हो जाता था। इस समय ये स्पष्ट नहीं था कि विनोद लिन कहाँ गया था। अगर वह यहाँ होता तो शायद विनोद को थोड़ा और आत्मविश्वास होता। मिस्टर शिवम, जियांग लिंग्यू ने शिवम की ओर देखा। हालांकि उसने उसे मिस्टर शिवम कहकर संबोधित किया, लेकिन वास्तव में वह उसे एक बच्चा ही समझ रहा था जो अपने परिवार के प्रभाव का फायदा उठाकर बाहर लापरवाही से काम कर रहा था। मिस्टर जियांग, लगता है मेरे बेटे शियांग यू को मिस्टर शिवम से कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं बड़े होने के नाते मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता हूँ। क्या मिस्टर शिवम मुझ पर यह एहसान करेंगे? हालांकि शियांग परिवार पहले से ही अमीर था, लेकिन 2 सूचीबद्ध कंपनियों को छोड़ना उनके लिए यूं ही नहीं छोड़ देने जैसा था। मुझे पता है कि मिस्टर शिवम बहुत काबिल हैं, लेकिन अगर यह गतिरोध जारी रहा तो इससे किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर शिवम का कच्चा माल गोदामों में जमा हो रहा है और जल्द ही कोई दूसरा खरीदार मिलना मुश्किल है। तो क्यों न इसे अभी के लिए छोड़ दिया जाए? जरूर, अगर शियांग यू सुलह के लिए टोस्ट करें तो मैं तुरंत उन दोनों कंपनियों पर लगी रोक हटा दूंगा। शिवम ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा। मिस्टर शिवम मुझ पर यह एहसान नहीं करेंगे। शियांग लिंग्यू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे पहले कभी किसी इतने कम उम्र के व्यक्ति ने मना नहीं किया था। ये लगभग उसके मुंह पर तमाचा जैसा लगा। अगर जियांग यू ने सच में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी होती तो न सिर्फ जियांग यू की प्रतिष्ठा धूमिल होती, बल्कि जियांग लिंग्यू का भी मजाक उड़ाया जाता। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियां देखें। जियांग यू आसानी से डराने धमकाने वालों में से नहीं था। पहले जब जियांग यू ने उसे इन शब्दों से धमकाया था तो उसने बस बदला चुकाया था। सच कहूं तो मुझे इन नुकसानों की कोई चिंता नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। दरअसल उसकी कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के पास उसके नाम पर अनगिनत संसाधन थे और वह उन सामग्रियों को आसानी से अपने पास रख सकता था। उसे बस कुछ जुर्माने का नुकसान हुआ था। क्या मिस्टर शिवम जियांग परिवार पर युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? जियांग लिंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा और अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। जियांग लिंग्यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उसे उकसाओ मत। हो सकता है तुम इसे संभाल न पाओ। इसी समय विनोद लिन वहां पहुंच गया। निर्देशक विनोद, तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग लिंग्यू को उम्मीद नहीं थी कि विनोद लिन शिवम की जगह लेंगे। अगर तुम आर्थिक युद्ध में उतरने की सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि कल तुम्हारी सारी संपत्तियां निशाना बन जाएंगी। विनोद लिन शिवम की अपार संपत्ति को जानते हुए उसके पीछे छिपी भयावह शक्ति से वाकिफ था। मनोरंजन जगत में प्रभाव की बात करें तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ तुम्हारा ही दबदबा है? वह बस दखल नहीं देना चाहता। विनोद लिन, क्या यह आपकी युवा पीढ़ी है? जियांग लिंग्यू ने कभी भी शिवम को अपने बराबर का नहीं समझा। उसे लगा कि विनोद लिन का मतलब था कि अगर जियांग लिंग्यू शिवम के लिए मुश्किलें बढ़ाता रहा तो विनोद लिन उसकी रक्षा करेगा। डायरेक्टर जियांग, लगता है आप मेरी बात समझ नहीं पाए।
विनोद लिन ने कहा, मेरा मतलब था कि वह अपनी ताकत से आपके जियांग परिवार को गिरा सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो बस कोशिश करके देखिए। कोशिश से विनोद लिन का स्वाभाविक रूप से व्यावसायिक रणनीति का मतलब था। जियांग यू की दो कंपनियों का मुकाबला करने के लिए शिवम ने कुछ बातें उजागर की थीं, लेकिन उन्होंने जो खुलासा किया वह तो बस एक झलक था। अगर जियांग लिंग्यू शिवम की संपत्ति के उस हिस्से को निशाना बनाना चाहता, तो एक जबरदस्त पलटवार होता जिससे उसे बहुत बड़ा सिरदर्द होता। विनोद लिन ने याद किया कि शिवम के पिता के खिलाफ शुरुआती कार्रवाई सफल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह कुछ खास नहीं था। कुछ दिनों बाद यूरोप और अमेरिका के कई देशों में भयंकर आर्थिक उथल-पुथल मच गई। विनोद लिन हमेशा यही मानता था कि इस आर्थिक उथल-पुथल का कारण उस व्यक्ति से जुड़ा है। आखिर वह कौन है? जियांग लिंग्यू भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में फैसले लेने वालों में से नहीं था, वरना उसने इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा ही नहीं किया होता। कोई बात नहीं। विनोद लिन ने बिना किसी शिष्टाचार के जियांग लिंग्यू के मुंह पर ये 4 शब्द थपथपा दिए। वह लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने शिवम की पहचान बता दी तो वह खुद मुसीबत में पड़ जाएगा। शायद शिवम अंत में ठीक हो जाए, लेकिन विनोद लिन खुद को मुश्किल में पा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस्टर विनोद का व्यवसाय इतना सफल है। उसी समय एक सुरीली महिला की आवाज गूंजी। वह प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 002 की मालकिन थी, कुछ लोगों की तरह इतनी अदूरदर्शी। तुरंत सबका ध्यान उसकी ओर खींच गया। जियांग लिंग्यू से इस तरह बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी, खासकर किसी औरत ने नहीं। गहरे नीले रंग का गाउन पहने, उसके हाथ में रेड वाइन का गिलास था। भीड़ में उसका आकर्षण और आभा अलग ही दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे इन बड़े बड़े लोगों के बीच वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी, मानो वह मेजबान हो। मिस हुआ, आप मजाक कर रही हैं। विनोद लिन भी उसके साथ मुस्कुराया। उसे बस इतना पता था कि उसका उपनाम हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी उसे इसी उपाधि से संबोधित करती थी। आज तक उसे उसकी पहचान के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन शिवम के पिता की तरह वह विनोद लिन की अछूतों की सूची में थी। मिस हुआ। जियांग लिंग्यू की आवाज भी कांप उठी, और कुछ लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में डर जैसा कुछ चमक रहा था। जियांग लिंग्यू को मिस हुआ की पहचान नहीं पता थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसकी शक्ति से अनजान था। इंग्लैंड की महारानी के जन्मदिन समारोह के बाद से कई लोग मिस हुआ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। महारानी द्वारा आमंत्रित होना और एक ही मेज पर भोजन करना राजपरिवार या राष्ट्राध्यक्ष के लिए आरक्षित सम्मान की बात थी। हालांकि लंबी और गहन जांच पड़ताल के बावजूद मिस हुआ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। न ही उनके नाम से पंजीकृत कोई कंपनी और न ही सरकार में उनका कोई अस्तित्व था। लेकिन जियांग लिंग्यू एक अपवाद थे। उन लोगों के विपरीत जिन्होंने बिना कोई जानकारी पाए हार मान ली, उन्होंने काफी संसाधन लगाए और मिस हुआ के निवास का पता लगाने में कामयाब रहे। वह अभी भी भारत की नागरिक थीं, लेकिन वर्षों से अफ्रीका में रह रही थीं। उन्होंने जो पाया उससे वे दंग रह गए। अफ्रीका की सभी सोने, हीरे और दुर्लभ खनिज खदानों में से 87% से ज्यादा की मालिक इस महिला के पास थी। ये सर्वविदित है कि अफ्रीकी खनिज संसाधनों के लिए लड़ाई बेहद भीषण है, और लगभग रोज ही सशस्त्र संघर्ष छिड़ जाते हैं। फिर भी मिस हुआ खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर थीं। ये जानने के बाद जियांग लिंग्यू ने तुरंत अपने सभी जासूस वापस बुला लिए। अफ्रीकी खनन उद्योग की अपार संपत्ति को एक तरफ रखते हुए सिर्फ ये सोचना ही कि वह अफ्रीकी सरदारों को वश में कर सकती है, पहले से ही एक भयावह विचार था। उसने जो शक्ति हासिल की थी वह बिल्कुल दुर्जेय थी। इन खुलासों से जियांग लिंग्यू के हाव भाव बदल गए। ऐसी महिला के सामने उसे भी सावधानी बरतनी पड़ी। श्रीमान जियांग, चूंकि हम देशवासी हैं, इसलिए मैं 2 साल पहले मेरी जांच करने के लिए आप पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगी। मिस हुआ का स्वर अचानक तीखा हो गया। लेकिन अगर आपने उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया, एक बाल का भी, तो मैं गारंटी देती हूं कि चाहे आप कितने भी अच्छे संपर्क में क्यों न हो, आपको बहुत भारी नुकसान होगा। वह सचमुच जानती थी कि उसने उसकी जांच की है। जियांग लिंग्यू को लगा कि उसने सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि मिस हुआ को सब कुछ पता था। जहां तक उसकी धमकी के दूसरे हिस्से की बात है, जियांग लिंग्यू ने इसे मजाक में नहीं लिया। एशिया में फैले एक समूह के अध्यक्ष के रूप में भले ही मिस हुआ भारत में उनका कुछ न बिगाड़ सकी, लेकिन कौन जानता था कि भारत छोड़ने के बाद क्या होगा। मिस हुआ, ये तो बच्चों के बीच का एक छोटा सा झगड़ा है। मैं इसमें कैसे पढ़ सकता हूँ? बच्चों को अपने मसले खुद सुलझाने दो। जियांग लिंग्यू ने तुरंत अपना रुख बदल दिया, यहाँ तक कि उसके पसीने छूट गए।
उसे भी नहीं पता था कि उसने इतना असामान्य व्यवहार क्यों किया, मानो किसी अदृश्य दबाव ने उसके गले को जकड़ लिया हो और उसकी सांसों को दबा रहा हो। उसके फेफड़े। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अध्याय खोजें। वाह! मिस हुआ ने मुड़कर एक मनमोहक आकृति पीछे छोड़ी और उसी क्षण जियांग लिंग्यू ने राहत की लहर महसूस की। आखिर वह कौन है? वहां मौजूद सितारे और अभिनेत्रियां जोर से सोचने लगीं। उनके लिए जियांग लिंग्यू पहले से ही एक दुर्गम व्यक्ति था, फिर भी वह एक महिला के सामने इतना अस्त-व्यस्त दिखाई दे रहा था। तुम लगभग अपने पिता जैसे ही हो। वह शिवम के पास से गुजरी और एक हल्की सी परफ्यूम की खुशबू पीछे छोड़ गई। मिस हुआ, क्या आप मेरे पिता को जानती थी? शिवम ने पूछा। सिर्फ जानने से ज्यादा, मिस हुआ ने झुककर कहा। हमारी पीढ़ियों को देखते हुए मुझे मिस हुआ कहना बिल्कुल सही नहीं है। मेरा नाम हुआ कियू है, आपको मुझे आंटी हुआ कहना चाहिए। आंटी हुआ? शिवम हंसा। तुम तो बस 27 या 28 साल की लगती हो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। हुआ कियू पास झुकी और शिवम के कान में फुसफुसाए, मैं असल में 45 साल की हूँ। शिवम का चेहरा पीला पड़ गया, उसे अचानक दो लोगों की याद आ गई, अपने पिता फांग हुआई और माँ काओलैन। क्या उनकी शक्ल भी उनकी उम्र से मेल नहीं खाती थी? लगता है तुम मेरे बारे में नहीं जानती। हुआ कियू ने निराशा में सिर हिलाया। अच्छा, पहले आओ, पहले पाओ। मैं क्या कर सकती हूँ? छोटी बच्ची, अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी आए तो बेझिझक मुझे ढूंढ लेना। तुम्हारे पीछे वो छोटी झांग लड़की जानती है कि मुझसे कैसे संपर्क करना है। ये कहकर हुआ कियू मुड़ी और चली गई। सिस्टम, क्या ये मिस हुआ? आंटी हुआ मेरे पापा की हो सकती है। बधाई हो मेजबान, आपने सही अनुमान लगाया। वो आपकी सौतेली माँ जैसी हैं। क्या बकवास है। सच में। शिवम इस पुष्टि से थोड़ा स्तब्ध रह गया। मेरे पापा तो कुछ और ही है ना? ऐसे कामों में शामिल। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, आपकी 3 और सौतेली माएँ हैं। एक वैश्विक तेल और ऊर्जा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है, एक सबसे उन्नत तकनीक पर कब्जा करती है, और एक दुनिया के सबसे बड़े महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन को नियंत्रित करती है। असल में ये ग्रह पहले से ही फैंग परिवार का पिछवाड़ा है। हे, मुझे लगता है कि मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए, अजीब है। हा, शिवम के मन में सिस्टम की हंसी गूंज उठी। ये वास्तव में असली है। ये कैसे संभव है? हुईयाओ ने आईने में खुद को देखा जो लगभग 10 साल छोटा लग रहा था। वह इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों पहले हुई कार दुर्घटना के निशान पूरी तरह से मिट गए थे, और उसके थोड़े फीके बड़े हुए रोमछिद्र अब कोलेजन से भरे हुए थे। आईने में उसका चेहरा लगभग ऐसा लग रहा था मानो वह कॉलेज में वापस आ गया हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हुईयाओ को अपने शरीर के कुछ कार्यों में स्पष्ट रूप से बदलाव महसूस हो रहा था। बिना उचित आराम या व्यायाम के लंबे समय तक फिल्मांकन करने के कारण उसे माइग्रेन का सिरदर्द और अन्य बीमारियां हो गई थीं, लेकिन उसे यकीन था कि उसने पहले कभी इतना आराम महसूस नहीं किया था। आपका अगला अध्याय माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर आपका इंतजार कर रहा है। हुईयाओ उस रहस्यमयी काली गोली को निगलने का साहस जुटाने से पहले काफी देर तक हिचकिचाया, लेकिन पता चला कि उसने सही दांव खेला था। लगता था कि उसकी जवानी का आत्मविश्वास और करिश्मा उसमें वापस आ गया है। वर्षों से विकसित होती भूमिकाओं और बेहतर अभिनय कौशल के साथ हुईयाओ को पूरा विश्वास था कि वह किसी भी भूमिका में निपुण हो सकता है। ये सोचकर उसने तुरंत फोन उठाया और विनोद का नंबर मिलाया। हेलो प्रिंसिपल विनोद, पिछली बार तुमने मुझसे जो बात पूछी थी उसके बारे में मैंने सोच लिया है। ... जियांग परिवार के पिता पुत्र का मामला बस एक अंतराल सा लग रहा था। हुआ कियू के हस्तक्षेप के बाद स्वाभाविक रूप से उन्होंने शिवम को और परेशान करने की हिम्मत नहीं की, और जहां तक जियांग यू की दोनों कंपनियों का सवाल है, वे ट्यूशन फीस के अलावा कुछ नहीं बनकर रह गईं। हुआ कियू एक कोने में अकेला बैठा शान से शराब की चुस्कियां ले रहा था और बेसुध होकर बाहर तारों भरे आसमान को देख रहा था। किसका फोन था? शिवम ने विनोद के चेहरे के भाव में बदलाव देखा। उसकी मुस्कान गोबर खाने से भी ज्यादा पीड़ादायक थी। हुईयाओ था। उसने कहा था कि वह इस फिल्म में ये भूमिका निभाएगा। गाना गाने के लिए ड्रैग ड्रेस पहनने पर उनकी पिछली शर्त के बारे में सोचकर विनोद को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन शिवम ने एक रिकॉर्डिंग छोड़ दी थी। अगर उस गद्दार ने उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो विनोद 3 दिन और रात तक टैगों से घिरा रहा। शिवम को जरा भी हैरानी नहीं हुई, उसे बस लगा कि हुईयाओ की रफ्तार थोड़ी तेज है। उसने सोचा था कि हुईयाओ 1-2 रात हिचकिचाएगा, लेकिन जवानी वापस पाने का आकर्षण शिवम की कल्पना से भी ज्यादा था। क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो मुझे फोन करेगा?
शिवम का शांत व्यवहार देखकर विनोद को अचानक लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। जरूर शिवम ने हुईयाओ को मनाने के लिए उसके कान में कुछ जरूरी बात फुसफुसाई होगी। जाहिर है, अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ इतनी बड़ी शर्त लगाता। शिवम ने जवाब दिया, मैं बस तुम्हें ड्रैग ड्रेस में देखने का इंतजार कर रहा हूँ। हा हा हा। क्या मैं पीछे हट सकता हूँ? विनोद ने दुखी होकर पूछा। तो फिर इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए शीर्षासन करो और सारा सूप भी पी लो, ये काम करेगा। तुम निर्दयी। विनोद ने उसे बीच वाली उंगली दिखाई। जियांग लिंगयुए मंच पर इस सभा का भाषण दे रहे थे, लेकिन वे कुछ विचलित लग रहे थे, बार बार शिवम और हुआ कियू की ओर देख रहे थे। तीनों प्रमुख कंपनियों और कुछ अन्य मीडिया कंपनियों के कलाकारों ने शिवम और हुआ कियू की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला, लेकिन जियांग लिंगयुए के रवैये ने सब कुछ बता दिया। लंबे भाषण के बाद भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जियांग लिंगयुए और उनके बेटे ने रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बजाय दो अन्य मनोरंजन दिग्गजों के अध्यक्ष उत्सुकता से शिवम के पास आए और उनसे घुलने मिलने की कोशिश की। भोज के बीच में शिवम की पैंट की जेब पहले से ही थोड़ी फूली हुई थी, विभिन्न महिला सितारों के छोटे छोटे नोटों से भरी हुई। शिवम गारंटी दे सकते थे कि अगर वे चाहें तो हर कमरे में एक खूबसूरत महिला उनका इंतजार कर रही होगी। सिर्फ शिवम ही नहीं, विनोद को भी ऐसा ही व्यवहार मिल रहा था। उसे सबके चेहरे खुशी से याद आ रहे थे, लेकिन वह तो बस एक ही इंसान था। एक ही रात में उन सभी कमरों में जाना तो दूर की बात थी, है ना? लोहे का एक शरीर भी ऐसे अभियान का सामना नहीं कर सकता। प्राचीन सम्राटों को शायद इतना ध्यान नहीं मिलता होगा। शिवम ने लापरवाही से नोटों को एक गेंद की तरह मुड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। उन औरतों को आज रात निराश होना ही था। आह, स्वर्ग से मिले तोहफों को बर्बाद कर रहे हो। विनोद ने ये नज़ारा देखकर अफसोस से सिर हिलाया। यार, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? क्या तुम ड्रेग ड्रेस पहनकर गाना चाहते हो? शिवम ने उसे धमकी भरी नजरों से देखा। नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरी कही हुई कोई बात नहीं सुनी। ये सुनते ही विनोद डर गया। वैसे मैंने 10 बजे उन उम्मीदवारों से मिलने का इंतजाम कर लिया है जिन्हें हमने इन भूमिकाओं के लिए चुना है। बाद में मेरे साथ आऊंगा। जरूर, शिवम ने बिना कुछ सोचे मान लिया। उसे सचमुच ऐसा माहौल पसंद नहीं था। अच्छा खाना खाने के बाद शिवम और विनोद सीधे होटल के एक निजी मीटिंग रूम में गए, जहां कई लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। क्या ये लिन रोहान है? शिवम की नज़र तुरंत काली पोशाक वाली अभिनेत्री पर टिक गई। उसे याद आया जब लिन रोहान ने पहली बार हुईयाओ के साथ काम किया था तो वह सिर्फ 17 साल की, और अब एक दशक से भी ज्यादा समय बाद वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। उसकी असली मासूमियत अब आकर्षण से रंग गई थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। हाँ, और उसके पीछे उसकी असिस्टेंट है। विनोद फुसफुसाया, उसकी असिस्टेंट इंडस्ट्री में सख्त होने के लिए जानी जाती है। हमें तनख्वाह पर अच्छी तरह से बातचीत करनी होगी। मिस्टर फैंग, हुईयाओ अपने एजेंट को साथ नहीं लाया था। शिवम ने उसे जो काली गोली दी थी उसका जिक्र किए बिना अगर शिवम उसे इस फिल्म के लिए $1 भी न दे तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। लगता है मिस्टर वू मेरी पेशकश से काफी संतुष्ट हैं। शिवम ने उसे एक जानकार नजर से देखा। हुईयाओ और लिन रोहान के अलावा 5-6 अन्य लोग भी थे जिन्हें नालन यानरान, याओ चेन, लिटिल मेडिकल इमोर्टल और मेडुसा जैसी भूमिकाओं के लिए चुना गया था, साथ ही निर्देशक का पद भी। वे सभी अपने अपने एजेंट लेकर आए थे, जिससे यह एक बहुत ही औपचारिक मुलाकात बन गई। इस सहयोग पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए समय निकालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिल्म प्रोजेक्ट के सूत्रधार के रूप में विनोद ने मेजबान की भूमिका निभाई। मैंने आपके एजेंटों के साथ इस मीटिंग के उद्देश्य पर पहले ही चर्चा कर ली है, इसलिए अगर आपके कोई प्रश्न या अनुरोध हो तो बेझिझक बोलें। मेरा एक सवाल है। सबसे सनकी लड़की ने अपना हाथ उठाया। उसका नाम जो मेंगनन था, एक छोटी लेकिन शरारती और प्यारी लड़की जिसने बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी और कई प्रोजेक्ट्स में काम किया था। वह लिटिल मेडिकल इमोर्टल की भूमिका के लिए भी पहली पसंद थी। आगे बढ़ो। विनोद हल्के से मुस्कुराया और खुद को पहले से ही हर तरह के अजीबोगरीब सवालों के लिए तैयार कर रहा था। भारत में फैंटेसी थीम वाली फिल्मों की हाल ही में खराब प्रतिष्ठा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रिंसिपल विनोद बिना किसी गारंटी के एक प्रोजेक्ट में इतना निवेश क्यों करेंगे। अच्छा सवाल है। विनोद ने इस मुद्दे पर विचार किया था। पहली बात तो ये कि मुझे इस उपन्यास का आईपी बहुत पसंद है। दूसरी बात, मैं एक ऐसी फैंटेसी फिल्म बनाना चाहता हूं जिसे हर कोई पसंद करे। इसीलिए मैंने हॉलीवुड की स्पेशल इफेक्ट्स टीम और निर्देशक जियांग चाओ को बुलाया है। मुझे पूरा भरोसा है
क्या तुम्हें पैसे गंवाने का डर नहीं है? ली जिकी ने अपनी मादक आकर्षक आवाज में पूछा। रूप, रंग, फिगर और आभा के लिहाज से मेडुसा का किरदार उसके लिए बिल्कुल सही लग रहा था। तुम्हारी कास्टिंग और जरूरतों के हिसाब से निवेश कम से कम कई अरब डॉलर का होना चाहिए, है ना? कई अरब। विनोद मन ही मन हंसा। कुछ शून्य जोड़ दो तो शायद यह और भी करीब हो जाएगा। हालांकि शिवम की योजना अभी कुछ ऐसा नहीं था जिसका खुलासा वह करना चाहता था। शुरुआत में ये वाकई एक चिंता का विषय था, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसा साथी है जो पैसे गंवाने से नहीं डरता। हमें पैसे का नुकसान हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा भुगतान बरकरार रहे, लिन रूहान के एजेंट ने शांत भाव से कहा। ठीक है, पहले मुआवजे पर बात करते हैं, शिवम ने कहा। अपनी कीमत बता दो, मैं मोलभाव नहीं करूंगा। कोई मोलभाव नहीं। ये 3 शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी एजेंट दंग रह गए। एक एजेंट की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है? अपने ग्राहकों के लिए सर्वोच्च हित सुनिश्चित करना और ज्यादा से ज्यादा भुगतान प्राप्त करना। आमतौर पर कोई भी सहयोग बातचीत की एक प्रक्रिया होती है। इस समय एक एजेंट का कौशल पूरी तरह से सामने आता है, लेकिन अब शिवम ने उनकी पेशकश पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई मोलभाव नहीं। वाक्यांश ने एजेंटों की भूमिका को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया, जिससे उनके पास बातचीत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो एजेंटों के होने का क्या मतलब था? श्री शिवम, क्या आप कम से कम पहले हमारी पेशकश तो नहीं सुनेंगे? लिन रूहान की एजेंट यंग शानशान ने पूछा। भले ही श्री शिवम के पास पर्याप्त धन हो, फिर भी अंतिम लाभ पर विचार किया जाना चाहिए, है ना? माफ कीजिए, अंतिम लाभ वास्तव में मेरे विचार में नहीं है। शिवम ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। जैसा कि श्री विनोद ने कहा, हमारा एकमात्र लक्ष्य एक अच्छी कृति तैयार करना है, और अगर हमें नुकसान भी होता है तो हमें कोई परवाह नहीं है। ऐसे में मैं अपना प्रस्ताव पेश करती हूँ। यंग शानशान शिवम और विनोद का सामना करते हुए आत्मविश्वास से भरी रही। एक एजेंट का मानसिक धैर्य बहुत जरूरी होता है, वरना बातचीत शुरू करने से पहले ही वे अधिकतम संभव कमाई कैसे सुनिश्चित कर सकते थे। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपना अगला रोमांच खोजें। हाल के वर्षों में रूहान की स्थिति के बारे में आप दोनों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हॉलीवुड ने भी रूहान को कई बार आमंत्रित किया, जिसमें सबसे ज्यादा भुगतान 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। बेशक घरेलू फिल्मों के लिए इतनी कीमत मिलना नामुमकिन है, इसलिए मेरा प्रस्ताव 100 मिलियन युआन है। दरअसल यंग शानशान की आंतरिक कीमत 80 मिलियन युआन थी, लेकिन शिवम के उदार व्यवहार को देखते हुए उन्हें बहुत ज्यादा आंकड़ों का हवाला देने में कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल उसे यकीन नहीं था कि शिवम इतनी कीमत स्वीकार करेगी। कोई बात नहीं। सबको हैरानी हुई जब शिवम ने बिना सोचे समझे शर्तें मान ली। जियाओ यंग, पैसे सीधे ट्रांसफर कर दो। क्या? वहां मौजूद सभी एजेंट हक्के बक्के रह गए। कुछ ही देर बाद यंग शानशान का मोबाइल बज उठा। कंपनी से कॉल था। अभी अभी कंपनी को 10 करोड़ का ट्रांसफर मिला है। यंग शानशान लगभग 10 साल से एजेंट के तौर पर काम कर रही थी, फिर भी उसने पहले कभी ऐसा लेन देन नहीं किया था। बिना किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए पैसे सीधे ट्रांसफर कर दिए गए। क्या ये मिस्टर शिवम मानसिक रूप से असंतुलित थे, या इतने अमीर कि 100 करोड़ भी उन्हें कुछ नहीं लग रहे थे? मिस लिन, मुझे लगता है हमारे सहयोग में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपकी देखभाल में रहूंगी, मिस्टर शिवम। लिन रूहान हालांकि आमतौर पर अपने भुगतान को लेकर चिंतित नहीं थी, उन्होंने असल में ये काम अपने एजेंट पर छोड़ दिया था। हुईयाओ की तरह वह भी एक कुशल कलाकार थी, जिनका सपना और काम अभिनय ही था। देखिए मिस्टर शिवम बहुत सीधे साधे हैं और हम उनके साथ अशिष्टता बर्दाश्त नहीं कर सकते। यंग शानशान का चेहरा खुशी से चमक रहा था। इतने बड़े बॉस के साथ काम करना लगभग हर एजेंट का सपना होता है। मिस्टर हु, आपका भुगतान भी 100 मिलियन के बराबर ही क्यों न रखा जाए? शिवम ने अपना ध्यान हुईयाओ की ओर मोड़ा। मैं इससे मिस्टर शिवम के फैसले पर छोड़ता हूँ। हुईयाओ को असल में अपने वेतन की परवाह नहीं थी, लेकिन शिवम को 100 मिलियन $1 से ज्यादा नहीं लगते थे। इसके अलावा पैसे लेने से इनकार करने से शक भी हो सकता था। तो डायरेक्टर झू, हम आपके पारिश्रमिक की गणना कैसे करें? शिवम जानते थे कि निर्देशक आमतौर पर बॉक्स ऑफिस शेयरों के आधार पर कमाते हैं, इसलिए वह सामान्य बॉक्स ऑफिस भुगतान नहीं दे सकते थे। जियांग चाओ, जिन्होंने 12 साल तक निर्देशक के रूप में काम किया और एक अनजान छोटे निर्देशक से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार विजेता बनने का सफर तय किया, ने बहुत कुछ झेला है। लेकिन आज जैसा मौका उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जिससे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या प्रतिक्रिया दें।
निर्देशक जियांग, क्या ख्याल है? हम आपके बॉक्स ऑफिस शेयर की गणना मौजूदा उद्योग मानक से 1.5 गुना करेंगे। हम फिल्म के बॉक्स ऑफिस का अनुमान 1 अरब अमेरिकी डॉलर लगाएंगे और आपका वेतन 18 करोड़ डॉलर होगा। कैसा रहेगा? 18 करोड़। इस भारी भरकम वेतन ने सबको चौंका दिया। जियांग चाओ की प्रतिष्ठा को देखते हुए 1.5 गुना वेतन ज्यादा नहीं था, लेकिन बॉक्स ऑफिस का यह अनुमान बहुत ज्यादा था। अब तक भारत में एक भी फिल्म ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर के बॉक्स ऑफिस को पार नहीं किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सर्वोच्च स्तर है। एक ऐसे क्रू के लिए जिसने अभी तक फिल्मांकन शुरू भी नहीं किया था या अपनी लोकेशन की समस्याओं को सुलझाया भी नहीं था, इतना हिस्सा देने की हिम्मत कैसे हुई? शिवम के पास उनकी नज़र में इतना पैसा जरूर होगा कि वह समझ ही नहीं पा रहा होगा कि उसका क्या करे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रोडक्शन टीम इतनी बड़ी हैसियत दिखा रही है, ऐसे में जियांग चाओ का असंतुष्ट होना कृतज्ञता होगी। और तो और, शिवम जैसे व्यक्ति के होते हुए वे इतने धनी और प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। बाकी कुछ लोगों के लिए आपकी भूमिकाओं के आधार पर आपको 6 करोड़ से 8 करोड़ तक का भुगतान मिलेगा। क्या ये ठीक है? कोई बात नहीं। मिस्टर शिवम वाकई बहुत उदार हैं। एजेंट और क्या कह सकते थे। शिवम द्वारा दिए गए भुगतान उनके आंतरिक मूल्यांकन से 20% से ज्यादा थे। तो मैं वेतन का सीधा भुगतान करो। शिवम ने रिदिमा ठाकुर को इशारा किया। जल्द ही सभी कलाकारों को अपनी अपनी एजेंसियों से संदेश मिल गए। जहां तक अनुबंधों की बात है, प्रिंसिपल विनोद कुछ ही दिनों में आपको भेज देंगे। श्रीमान फैंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या फिल्मांकन स्थल तय हो गया है? हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि हाल ही में हेनचेंग में कोई खाली स्थान नहीं है। क्या आपने फिल्मांकन के लिए कोई अलग फिल्म सिटी चुनी है? लिन रूहान ने पूछा। नहीं। शिवम मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। हम एक बिल्कुल नई स्वतंत्र फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। क्या? ऐसी चौंकाने वाली खबर सुनकर सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए। परियोजना के पहले चरण की बोली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम इस चरण में जामा साम्राज्य, टैगोर रेगिस्तान और यूनिलान संप्रदाय को शामिल करने की योजना बना रहे हैं, जिसकी योजना 100 अरब डॉलर के निवेश की है। दूसरे चरण में बनिंग फ्लेम वैली, विंड थंडर पवेलियन और पिल टॉवर भी शामिल होंगे। 100 अरब, ये संख्या सुनते ही सबके मुंह से हंसी छूट गई। एक फिल्म के लिए फिल्म सिटी बनाने में इतना खर्च करना, ये कैसी नवोन्नाद्य सोच है। कोई भी कल्पना कर सकता है कि एक बार पूरा हो जाने पर फिल्म सिटी कितनी चहल पहल से भर जाएगी। अनगिनत पर्यटक और फिल्म क्रू यहां बस जाएंगे, शायद हेनचेंग से भी ज्यादा। शिवम 1 अरब डॉलर के बॉक्स ऑफिस के साथ भी यह इन तनख्वाहों को पूरा करने के लिए कम पड़ जाएगा। विनोद ने आंख मारी। इस फिल्म में कई अरब डॉलर का निवेश करने के बावजूद ये भुगतानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई नहीं चाहिए, मैं सब तुम्हें दे दूंगा। शिवम कहा। क्या बकवास है, क्या तुम मुझे पैसों से मारने की कोशिश कर रहे हो? विनोद दंग रह गया। घाटे में चल रही फिल्म की परवाह न करना एक बात थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस की कमाई भी छोड़ देना। छी, क्या मुझे उस थोड़े से पैसे की परवाह है? बॉस, मैं यहाँ घुटनों के बल बैठा हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।